आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। पढ़नी हिस्ट्री ही है, पर जनरली हमारे यहाँ ट्रेडिशनल हिस्ट्री 1947 तक ही मॉडर्न हिस्ट्री मानी जाती थी। अब वो हिस्ट्री, हम मॉडर्न हिस्ट्री को आज तक क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो हमने कहा था इसमें दो फेजेज हैं, एक तो 1947 से 50 और दूसरा 1951 टू 2000। दो फेजेज में हमने कहा था कि हम लोग इस मॉडर्न हिस्ट्री को क्या करेंगे, देखेंगे। 47 से 50 के बीच में दो काम हो रहे हैं। एक तरफ आइडिया ऑफ इंडिया पर डिस्कशन हो रहा है। इंडिया बस जल्दी स्वतंत्र हुआ था, तो प्रश्न ये था सबके सामने, हमारे जो लीडर्स थे उनके सामने, कि स्वतंत्रता के बाद का भारत कैसा होगा, सेकुलर होगा, नॉन सेकुलर होगा, कॉमन सिविल कोड होगा या कॉमन सिविल कोड नहीं होगा, आईपीसी सीआरपीसी अंग्रेजों वाली होगी या हम उसे हटा देंगे, प्रशासन ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यू करेगी या हम नई ब्यूरोक्रेसी को क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। यानी ढेर सारे मुद्दों पर कि हम फ्यूचर का इंडिया कैसा बनाना चाहते हैं, इस पर एक डिटेल में डिस्कशन क्या हो रहा था, वहां चल रहा था। इस डिस्कशन का बेस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान सभा जो थी, उसमें जो डिबेट और डिस्कशन थे, जो 26 नवंबर 1949 तक कंटिन्यूटी में क्या है, चले। पर उसी समय एक इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही थी, अंतरिम सरकार। असली सरकार तो कब बनी, 1951 के चुनाव के बाद, जब फर्स्ट जनरल असेंबली होती है, उसके बाद से हमारे यहां रियल फॉर्म में गवर्नमेंट क्या होती है, बनती है। पर 47 से 50 के बीच में इंटरिम गवर्नमेंट थी, एक अंतरिम सरकार थी, और इस अंतरिम सरकार के मुखिया थे जवाहरलाल नेहरू। तो सरकार के सामने हमने आपसे कहा था कि अंतरिम सरकार के सामने अपने चैलेंजेस थे, अपनी उनके सामने क्या थी, चुनौतियां थी। जिन चैलेंजेस को वो चाहते थे सॉल्व करना, कि किसी भी कीमत पर इनको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। तो हमने कहा था चुनौतियां क्या थी, चुनौतियां हमने ढेर सारी लिखी थी। चुनौतियों में एक चुनौती कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, शरणार्थी संकट, रेफ्यूजी प्रॉब्लम। कहा जाता है मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी ये, जब लाखों लोग देश से उधर गए और उधर से क्या हुए, देश में आए। तो उन्हें कैसे रिहैबिलिट किया जाए, उन्हें कैसे पुनर्वास में लाया जाए, उनके लिए लाइवलीहुड, शेल्टर, इन सब का प्रबंध कैसे किया जाए। और उससे बड़ी चुनौती थी कि उनको भारत के एरिया में उन्हीं के कल्चरल एस्पेक्ट्स में कैसे रिहैबिलिट किया जाए। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब ही यही होता है कि उन्हीं परिस्थितियों का निर्माण करना, उन्हीं सिचुएशंस को क्रिएट करना जिस सिचुएशन में वो पहले क्या हो रहे थे, रह रहे थे। हमने कहा था अंतरिम सरकार या नेहरू जी के सामने ये बहुत बिग टास्क था कि शरणार्थियों को कैसे बसाया जाएगा, कैसे उन्हें रखा जाएगा। कल इस प्रॉब्लम पर हम लोग बातचीत कर चुके थे कि पुनर्वास नीति क्या थी, कुछ एनजीओ भी काम कर रहे थे, और कई जगहों पे तो हमने कहा था एनजीओ ने भारत सरकार से बेहतर काम करके क्या किया, दिखाया। जिसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम बहुत ही क्या था, बड़ा था, और फरीदाबाद शहर की स्थापना में हमने कहा था सबसे बड़ा उन्होंने क्या किया, रोल निभाया। आज हम देखेंगे कि भारत के भौगोलिक स्वरूप का निर्धारण क्या था। भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री थी, उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री को हमने कैसे डिसाइड किया, हमने कैसे रीडिफाइन किया। आज जो इंडिया की आप बाउंड्री देखते हैं, जब आप देखते हैं, आप मैप में डिसाइड करते हैं कि ये भारत है, तो उस भारत का निर्माण अचानक नहीं हुआ था, उसमें भी बहुत मुश्किलें थीं, और 47 से 50 तक ही नहीं चलेगा, देखिएगा कई बार आगे भी खिसकेगा, पर 50 तक मोटी मोटी पिक्चर बन गई थी कि भारत में कौन शामिल होगा और कौन भारत में शामिल नहीं होगा। तब आज जो दूसरा टॉपिक है, कल इस पर डिस्कस कर चुके थे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के भौगोलिक स्वरूप का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। कैसे इंडियन ज्योग्राफी को हम डिटरमिन कर रहे थे उस ड्यूरेशन में, और कैसे चैलेंजेस थे। ये बहुत आसान काम नहीं था, ये काम बहुत टफ था, फिर भी हमने बेहतर ढंग से इस काम को क्या दिया, अंजाम दिया।
भारत के भौगोलिक स्वरूप में दो फेजेज में हम बातें समझेंगे। एक तो बाह्य स्वरूप का निर्धारण, जो एक्सटर्नल जो इसका बाउंड्री था, बाह्य स्वरूप का निर्धारण। हाउ वी डिटरमिन द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ कंट्री। जो ये भारत में है कि कश्मीर भी हमारे में है और बाकी एरिया भी हमारे में है, इन एरियाज को हमने कैसे डिफाइंड किया मोटे तौर पर, ये देखना है। और एक आंतरिक स्वरूप, इंटरनल डिटर्मिनेशन भी कैसे, आंतरिक स्वरूप का निर्धारण भी हम करेंगे। जो इंटरनल पार्ट है इंडिया का, उसको भी हम क्या करेंगे। बाह्य स्वरूप में मुख्यतः मोटे मोटे तौर पर हमने कहा था क्या क्या पढ़ना, लिखिए। ए, जो चैलेंजेस थे जो हमें देखना है, देसी रियासतों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। देसी रियासतों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। 542 से ज्यादा रियासतें थीं जब भारत आजाद हुआ, उस कंडीशन में मोटे मोटे तौर पर, और उनको हमने बखूबी अपने देश में क्या कर लिया, मिला लिया। तो ये हमने देखेंगे हम, आसान काम नहीं था, ये बहुत बिग टास्क था, फिर भी हमने सफलतापूर्वक इस काम को क्या दिया, अंजाम दिया। बी लिखिए दूसरा, द प्रॉब्लम ऑफ एनक्लेव्स, इनक्लेव्स की समस्या। एनक्लेव्स की समस्या, ENCLAVES, एनक्लेव्स। एनक्लेव्स क्या होते हैं? ऐसा कोई इलाका जो भारत से चारों तरफ से क्या हो, घिरा हुआ हो, पर उसकी पोजीशन स्वतंत्र हो, तब उसकी पोजीशन को हम लेकर क्या करेंगे। एनक्लेव्स में हमने कहा था ABCD ब्रैकेट में या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। फ्रेंच एनक्लेव्स, फ्रेंच फ्रांसीसी एनक्लेव्स कौन कौन से थे? पौंडीचेरी, माही, ठीक है, कई इस तरह के थे एनक्लेव्स, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। पोर्चुगीज एनक्लेव्स, पोर्चुगीज पुर्तगाली एनक्लेव्स, उसमें जैसे गोवा जानते हैं, दमन दीव, ये सब एनक्लेव्स थे। गोवा दमन दीवाद की प्रॉब्लम। इस तरह के कुछ एनक्लेव्स थे जिनकी प्रॉब्लम को हमें क्या करना था, सॉल्व करना था, कि वो इंडिया का पार्ट होंगे कि नहीं होंगे। और ना होने पे देखिए मुश्किलें बहुत ही क्या थी, ज्यादा थी। सी प्रॉब्लम लिखिए। प्रॉब्लम एक तो देसी रियासतों का हो गया, एक एनक्लेव्स हो गया, तीसरा कश्मीर। आजादी के जस्ट बाद से ये समस्या क्या हो गई, क्रिएट हो गई। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, और पंजाब। खास बात क्या है, जब हम इन प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आज भी कहा जाता है कि इनका फिजिकल मर्जर हो गया है, फिजिकल इंटीग्रेशन हो गया है, यानी भौतिक विलय हो गया है। भौतिक विलय किस सेंस में कहते हैं कि गोवा हो या नागालैंड हो, कश्मीर हो या कोई और इलाका हो, मणिपुर हो, आज वो भारत के अभिन्न अंग फिजिकली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, पर उनका मानसिक विलय अभी भी, साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन आज भी कहीं ना कहीं हम संघर्ष में क्या है, कहीं ना कहीं लगे हुए। और ये जो संघर्ष है इतिहास के उन प्रश्नों को जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, वही इंटरनल सिक्योरिटी, जब पढ़ेंगे जीएस पेपर 3 में, वो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम के रूप में क्या होते हैं, दिखाई देते। तो वो जो हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कश्मीर के विलय के सेंस में हो या नॉर्थ ईस्ट के विलय के सेंस में हो, उन प्रॉब्लम्स को जिनको हम नहीं सॉल्व कर पाए, वो कंटेम्पररी इंडिया के लिए एक मेजर थ्रेट के रूप में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो जहां से ये खत्म करेंगे, वहीं से पेपर 3 आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो कश्मीर का इतिहास क्या है, वो एक अलग मुद्दा है, और कश्मीर में अब नीतियां कैसे चेंज हो रही हैं। कई लोग आज कह रहे हैं कि कश्मीर के में 1987 के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर क्या हो गई है, क्रिएट हो गई। तो 87 में क्या हुआ था, ये पेपर 1 का पार्ट है, और अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जो सॉल्व नहीं हो रही है, वो किसका पार्ट हो गया, पेपर 3 का। तो एक कनेक्टिविटी देखिए सिलेबस में हर जगह उन्होंने क्या कर रखी है, बना रखी है। तो ये आपके बाह्य स्वरूप का क्या हो गया, निर्धारण। आंतरिक स्वरूप में हम पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन।
राज्य पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अंदर आर्टिकल 2 और 3 के तहत आपको देखिए अधिकार है कि आप राज्यों का नाम वाम सब बदल सकते हैं, सामान्य अधिनियम से क्या हो सकता है, बन सकता है। तो वो कैसे किया गया, क्या प्रॉब्लम थी, और उसको लेकर पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे क्रिएट हो गई, ये हमें देखना है। राज्य पुनर्गठन का जो मुद्दा है वो मूलतः 1950 के बाद का है, और ये प्रॉब्लम जो है वो मूलतः 1950 से पहले का है। यानी 1950 से पहले कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट सबकी समस्या उभर कर क्या हो जाएगी, आ जाएगी, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट होगा। आंध्र प्रदेश का मुद्दा जल्दी ही क्रिएट होने लगेगा। पर जब 1953 में श्री रामुलु नाम का कोई आदमी आत्महत्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा बहुत बड़े मुद्दे में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कई बार इतिहास के अलग अलग फेजेज में ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्रिएट होती है। आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू करेंगे एक्सटर्नल पार्ट में, और एक्सटर्नल पार्ट में है देसी रियासतों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो पहली प्रॉब्लम है वो है देसी रियासतों का एकीकरण। देसी रियासतों के एकीकरण में हमें देखिए क्या क्या डिस्कस करना है, किन किन पॉइंट्स पर हमें विचार करना है, जो आपके प्रश्न के रेफरेंस में क्या होंगे, आएंगे। पहले तो देखेंगे हम तात्कालिक स्थिति, करंट सिचुएशन। पहले हम देखेंगे तात्कालिक स्थिति 1946 से 47 के बीच। करंट सिचुएशन क्या थी, तात्कालिक स्थिति क्या थी उस समय की, जब यह तय हो गया था कि अब भारत पाकिस्तान नाम के दो देश बन सकते हैं, संभावित ही हैं। अभी बहुत ज्यादा क्लियर तो माउंटबेटन प्रस्ताव से आएगा, पर यह लगने लगा था कि अब आजादी बिल्कुल करीब है, और आजादी के साथ यह भी लगने लगा था कि शायद भारत पाकिस्तान नाम के दो देश भविष्य में क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। उस समय प्रिंसली स्टेट के लिए क्या स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। फिर दूसरा फेज देखेंगे भारत की विलय नीति, डॉक्ट्रीन ऑफ मर्जर या डॉक्ट्रीन ऑफ एक्सेजन। कैसे हमने मर्जर के लिए पॉलिसी बनाई, और एक पॉलिसी जब तक सिस्टमैटिक नहीं बनाएंगे तब तक भारत के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो भारत के लिए हमने पॉलिसी ऑफ एक्सेजन कैसे डेवलप की होगी और उसमें कैसे काम किया होगा, ये बात हमें क्या करनी है, समझनी। तीसरा पॉइंट देखना है कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो हैं वो दरअसल इसमें क्या है। और लिखिए 3 पर्सनालिटीज बेसिकली आपको समझने हैं जिन्होंने इसमें बड़ा रोल निभाया था। पहला माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, इनका रोल क्या था, जो इंटीग्रेशन हो रहा था उसमें रोल ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा लिखिए बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका रोल क्या था। और वीपी मेनन, तीसरा रोल हम पढ़ेंगे। जो 3 बड़ी पर्सनालिटी, और भी लोगों के रोल रहे थे, पर ये 3 मेजर रोल हैं जो क्वेश्चंस के रूप में आपसे क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो तीसरा टॉपिक हो गया महत्वपूर्ण व्यक्ति, और चौथा मुख्य मुद्दे। कुछ मुद्दे रह गए थे, उन पर भी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज रह गए थे, उन इश्यूज पर भी हम चर्चा करेंगे। जो अनसॉल्व रिजॉल्व, कुछ प्रॉब्लम जहां टेक्निकल आ गई थी, तो लिखिए उसमें कौन कौन थे। जूनागढ़, जो प्रॉब्लम रह गए थे उनमें जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर, जो केरल वाला इलाका है ना, त्रावणकोर रियासत थी, त्रावणकोर कहते हैं। तो ये कुछ और प्रॉब्लम जो रह गई थी उन पर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इतना टॉपिक 4 पार्ट में हमको इस पूरे टॉपिक को क्या करना है, सीखना।
पहले देखते हैं करंट सिचुएशन क्या थी 46 से 47 के बीच में। करंट सिचुएशन क्या थी, और करंट सिचुएशन की बात क्यों कह रहे हैं? दरअसल ब्रिटेन में सरकार बदल गई थी, याद कीजिए। पहली बार हिस्ट्री में हुआ था कि किसकी सरकार बनी थी, आपको बताया था हमने, किसकी सरकार डेवलप हुई थी? लेबर पार्टी। इतिहास में पहली बार हुआ कि चर्चिल ने विजय दिलाई, पर उसके बावजूद जो वहां के लोग अब थक गए थे। दरअसल बार बार युद्ध और उसकी मानसिकता से, जो वॉर साइकोलॉजी से लोग ब्रिटेन के थक गए थे, और अब वो डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन पर फोकस करना चाहते थे। तो चर्चिल अपनी सारी कोशिशों के बावजूद चुनाव हार गए और लेबर पार्टी सरकार में आई। और लेबर पार्टी का जो पॉलिसी था वो कॉलोनिज्म की तरफ, उपनिवेशवाद की तरफ थोड़ा सॉफ्ट था। और पहली बार हमने कहा था, क्लीमेंट एटली ने कहा कि हम उन पॉसिबिलिटीज को तलाश करेंगे कि भारतीयों को सत्ता कैसे सौंपी जाए, यानी इंडिया को पैसे पावर ट्रांसफर करेंगे, उस पर वो कह रहे थे विचार करेंगे। और ठीक उसी के लिए लेबर पार्टी और क्लीमेंट एटली जो उनके मुखिया थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत में क्या किया था, हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं इस पार्ट पर, कि कैसे कैबिनेट मिशन प्लान को 1946 में क्या किया गया था, भेजा गया था, कि कैसे पावर को ट्रांसफर किया जाएगा, क्या सिचुएशन होगी, उन सभी पॉसिबिलिटीज पर इसको क्या करना था, डिस्कस करना था। तब जब कैबिनेट मिशन आ रही थी और भारत की स्वतंत्रता की बात हो रही थी, तो इसमें जो मेजर स्टेक होल्डर थे, जिनके स्टेक इसमें लगे हुए थे, यानी जो मेजर स्टेक होल्डर थे इंडियन फ्रीडम में, जिनको लग रहा था कि उनका इंटरेस्ट है, उनका स्टेक है और उन्हें अपनी बात कहनी चाहिए, उसमें एक तो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट। और 46 में तो इनकी संख्या राउंड अबाउट 600 मानी गई है, कि 600 से ज्यादा कुछ छोटी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थी, और कुछ रियासतें बहुत ही क्या थी, बड़ी थी। तो आखिर इन 600 रियासतों का, जिनका उस समय के कुल इंडिया के लैंड पर 40% लैंड पर इनका कंट्रोल था, तो इनको एक्सक्लूड करके, बाहर करके, क्या इंडिया का फ्यूचर डिसाइड किया जा सकता था? नहीं डिसाइड किया था। तो रियासत एक मेजर स्टेक होल्डर्स थे जो उस पॉलिसी में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। दूसरा देखिए, एक मेजर स्टेक होल्डर था ब्रिटिश राज। हमने लास्ट क्लास में कहा था कि ब्रिटिश राज के पास अब ज्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं था। याद रखेगा, पावर चेंज होने से, एटली या लेबर पार्टी की सरकार आने से वो डिसाइड नहीं कर देंगे कि हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे। वो जो ग्राउंड सिचुएशन थी, वो जो रियलिटीज थी उस समय की, उस समय के हिसाब से हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि भारत पर लंबे तौर पर सत्ता को बना पाना बहुत ही क्या था, मुश्किल था। तब इस सिचुएशन में छोड़ना ही उनके पास विकल्प था। पर क्वेश्चन उनके सामने था कि छोड़ने से पहले क्या वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाएंगे कि नहीं। याद कीजिए, हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक इंटरेस्ट क्या था कि भारत में उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही क्या था, ज्यादा था। रबर के बागान, चाय के बागान, माइनिंग इंडस्ट्री, बहुत से सेक्टर थे जहां उनकी मोनोपोली थी और इन्वेस्टमेंट था। और 45-46 के आंकड़ों के हिसाब से 1 अरब 70 करोड़ पाउंड का निश्चित राशि वो निवेश पे लाभ के रूप में प्राप्त कर रहे थे। तो चाहते थे उनका इन्वेस्टमेंट क्या रहे, सिक्योर रहे। उनके लिए दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, छोड़ के जाएंगे तो सोवियत संघ और कम्युनिज्म का यहां पर प्रसार ना हो जाए, क्योंकि कोल्ड वॉर 1945 के बाद क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था। तो उनके लिए एक बड़ी मुश्किल थी कि इस एरिया को छोड़कर जाने से पहले क्या हम यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को कम करें और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हम यहां पर क्या करें, बढ़ाएं। तो मैंने ढेर और पॉइंट डिस्कस किए थे कि उनका इंटरेस्ट था इस एरिया में और वो छोड़ के जाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे। तो एक मेजर स्टेक होल्डर यहां पर कौन था, ब्रिटिश राज। और तीसरा एक स्टेक होल्डर थे संभावित देश, पॉसिबल कंट्रीज। चूंकि यहां रेफरेंस रियासतों का है, हिस्ट्री में हम लोगों ने संभावित देश नहीं कहा था, हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या कहा था, मेजर स्टेक होल्डर कौन थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग।
क्योंकि 46 में थोड़ी डिसाइड हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान बनेगा। तो जब वहां हिस्ट्री में पढ़ रहे थे तो स्टेक होल्डर कौन हमने बताए थे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। पर यहां क्वेश्चन किसका है? प्रिंसली स्टेट का। तो रेफरेंस पॉइंट में अगर पॉसिबल इंडिया बने और पॉसिबल पाकिस्तान बने तो प्रिंसली स्टेट का फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा, भविष्य कैसे डिसाइड होगा, इस पर हमें क्या करना था? विचार करना था। तो 3 लोग मेजर और संभावित देश में नो डाउट कौन कौन थे? इंडिया एंड क्या थे? पाकिस्तान। तो क्वेश्चन था कि इनका हम लोग कैसे रेफरेंस देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, इस पर हमें विचार करना था। पहला पार्ट देखते हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर में रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे, वो दरअसल क्या थे। रियासतों को हम देखते हैं 1946 से पहले, बिफोर 1946 क्या स्थितियां थी, प्रिंसली स्टेट की पोजीशन क्या। देखिए आगे आप तभी डिसाइड कर सकते हैं फ्यूचर, जब पहले आप पास्ट में कहां खड़े हैं वहां से डिसाइड करना होगा कि आगे हम कहां जाएंगे और किस तरीके से जाएंगे। 1946 से पहले और 1946 के बाद, आफ्टर 1946 हमारा फ्यूचर क्या होगा, वहीं से डिस्कशन क्या होगा शुरू। 1946 से पहले थ्योरी काम कर रही थी ब्रिटिश पैरामाउंटेसी की। ब्रिटिश सर्वोच्चता का अधिनियम कहते हैं। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी की थ्योरी क्या कर रही थी? काम कर रही थी। तो जरा ब्रिटिश पैरामाउंटेसी की थ्योरी का एक बैकग्राउंड हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। आपको याद होगा 1857 से पहले, बिफोर 1857, और 1858 के बाद ब्रिटिश राज के नेचर में क्या चेंज आया, ये हमें समझना। 1857 से पहले कंपनी राज था। इसे हम क्या कहते थे? कंपनी राज। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? राज था। और ऊपर से कंट्रोल उनका किसका था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल था। वो हम लोगों ने एक्ट में आप लोगों ने 1833-53 ये सब पढ़े हैं। 1858 के बाद डायरेक्ट कंट्रोल किसका हो गया था भारत पर? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश महारानी, उसकी तरफ से पार्लियामेंट रूल करे या कोई रूल करे वो एक अलग बात है, लेकिन जो कंट्रोल हो गया वो किसका हो गया? ब्रिटिश क्राउन का। कंपनी राज की पॉलिसी याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था साम्राज्य विस्तार की, एक्सपेंशन ऑफ इंपीरियलिज्म की। वो पॉलिसी ही जो थी, उसके रीजन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, क्यों, क्या चाहते थे, क्यों उन्होंने एक्सपेंशन किया, ये सब पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो साम्राज्य विस्तार पर काम कर रहे थे। और याद कीजिए, विलियम बेंटिंग हो, लॉर्ड हेस्टिंग सेकंड हो, आगे चलकर डलहौजी हो, जो भी हो, उन्होंने ब्रिटिश कंपनी राज को क्या किया? एक्सपेंड किया। आप बताइए, अगर वो एक्सपेंड कर रहे हैं तो किसकी कीमत पर कर रहे हैं? याद कीजिए 1757 में भारत में बहुत से स्टेट थे, उसमें एक स्टेट था बंगाल। उसमें एक स्टेट कौन था? बंगाल। और 1765 तक आते आते या 1772 तक आते आते बंगाल का पॉलिटिकल पावर कौन बन गया? कंपनी बन गई। तो उस समय मराठे, मैसूर, निजाम जैसी हजारों सत्ताओं में एक सत्ता किसकी थी? कंपनी की। और अगर कंपनी अपना एक्सपेंड कर रही है तो एट द कॉस्ट ऑफ, किसकी कॉस्ट पर कर रही होगी? साम्राज्य विस्तार किसकी कीमत पर कर रही होगी? देसी रियासतों की कीमत पर ही क्या कर रही होगी? भाई आप बताइए, अगर इंडिया ऐसे है और ये इलाका उनका है और बाकी छोटी छोटी कई रियासतें हैं, तो अगर वो साम्राज्य विस्तार करेंगे डलहौजी के तहत या किसी के तहत, तो किसी न किसी रियासत को अपने में क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। अगर देसी रियासतों की कीमत पर साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, तो 1857 की क्रांति में अगर मौका मिलेगा तो लीडरशिप, नेतृत्व कौन देगा? नेतृत्व कौन देगा? रियासतें। चाहे झांसी हो, चाहे कुंवर साहब हो, चाहे पेशवा हो, जो लीडर है, तात्या टोपे हो, अजीमुल्ला हो, वो लीडर कौन है? वो इन्हीं, क्योंकि इनका कंट्रोल लोगों पर था और पुरोहित वर्ग और ये लोग भी उस
व्यवस्था के भाग थे, तो इन लोगों ने क्या किया, कंपनी राज का जमकर क्या किया, विरोध किया। तो जब 1857 की क्रांति की समीक्षा की गई, इवैल्यूएशन किया गया, तो पाया क्या गया कि अगर ब्रिटिश राज अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसी पर काम करेगा तो जाहिर बात है रियासतें उसका विरोध आज नहीं तो कल फिर से क्या करेंगी, तो एक आईसीएस ऑफिसर था बार्टल फ्रेयर, 1857 के रिवोल्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसने कहा कि अगर मीडिएटर्स बीच में नहीं बनेंगे, उसी पर बेस करके कांग्रेस, कई लोग कहते हैं कांग्रेस भी बना, तो अगर बीच में मीडिएटर्स नहीं रहेंगे तो मुट्ठी भर अंग्रेजों का भारत पर सत्ता स्थापित करना बहुत ही क्या होगा, कठिन होगा। तो देसी रियासतों के साथ पॉलिसी 1858 के बाद क्या कर दी गई, चेंज कर दी। उनको समझा गया कि आखिर इनके साथ हम रिलेशन ऐसा बना लें कि ये हमारे कंट्रोल में रहें और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम इनके साथ क्या कर लें, पूरा कर लें। तो डायरेक्ट कंट्रोल करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जहां डायरेक्ट कंट्रोल होता है वहां लोग गोरों का विरोध करेंगे। पर अगर बड़ौदा की रियासत है या ग्वालियर की रियासत है और राजा गलत कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि गोरों के खिलाफ हमको क्या करना है, संघर्ष करना है। तो 1858 में आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ चुके हैं चूंकि, तो 1857 में याद कीजिए इलाहाबाद में ब्रिटिश रानी का एक घोषणा पत्र पढ़ा गया और कहा गया कि उनके आंतरिक मामलों में, इंटरनल मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और यहीं से जो नियम लागू हुआ 1858 के बाद, उसी को आप कहते हैं ब्रिटिश सर्वोच्चता का नियम, इसी को कहते हैं ब्रिटिश सर्वोच्चता का नियम, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रिटिश पैरामाउंटेसी या ब्रिटिश सर्वोच्चता का। इस ब्रिटिश पैरामाउंटेसी में किया क्या गया, ब्रिटेन एक तरफ और प्रिंसली स्टेट एक तरफ। इसमें देखिए ब्रिटिश भी, भारत के गवर्नर जनरल यहां कोई बात नहीं की जा रही, कहा जा रहा है ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश क्राउन, और कौन है, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट सरेंडर करेंगे कुछ विषय, सब्जेक्ट, इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश महारानी के सामने कुछ विषय सरेंडर करेंगे। वो विषय कौन थे, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। इंग्लिश मीडियम वाले भाई साथ साथ लिखते रहिएगा। फॉरेन पॉलिसी यानी क्या कहा था, विदेश नीति। दूसरा रक्षा, डिफेंस। तीसरा कम्युनिकेशन, संचार, रेलवे ट्रैक बिछाना हो या कोई काम करना हो। अब पता चला कि ब्रिटेन के दो प्रांत हैं, संयुक्त प्रांत और बिहार कल को, और उसके बीच में एक प्रिंसली स्टेट है, तो ट्रैक बिछाना है, और ट्रैक बिछाने में प्रिंसली स्टेट कहे कि हम नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने कम्युनिकेशन नेटवर्क और क्या 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 रखा अपने हाथ। यानी प्रिंसली स्टेट कुछ सब्जेक्ट को सरेंडर कर देंगे किसके सामने, ब्रिटिश क्राउन के सामने, और ब्रिटिश क्राउन इसके बदले में उन्हें आश्वासन देगा, उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप करेगा कि वो उनकी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगा, उन्हें गवर्न करने का, अपने लोगों पर शासन चलाने का, अपनी पुलिस, अपना प्रशासन, अपना सिस्टम, अपना मॉडल पूरी तरह से चलाने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। तो ये तो उनके लिए बहुत ही क्या था, अच्छा था। और ब्रिटिश क्राउन के एक तरह से अंडर में आ गए, और एक तरह से उन्होंने क्या किया कि अपनी स्वायत्तता को बनाया। पर स्वायत्तता का सीधा मतलब यह था कि संप्रभुता नहीं है ये, इट इज नॉट सॉवरेनिटी। याद रखिएगा, स्वायत्तता दी जा रही है पर सॉवरेनिटी नहीं दी जा रही है। सॉवरेनिटी किसके पास है, क्राउन के पास, क्योंकि अगर कोई सुप्रीम पावर है तो फिर आप सॉवरेन होने का दावा नहीं कर सकते। तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया गया, किसके किसके बीच में, ब्रिटेन और प्रिंसली स्टेट के बीच में क्या किया गया, रिलेशन स्टैब्लिश किया गया। तो यही स्थिति 1946 तक क्या हो रही थी, चल रही थी। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी की थ्योरी क्या हो रही थी, काम कर रही थी। तब देखते हैं 1946 के बाद जब ये लगने लगा कि अब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तब इन रियासतों के मन में हो सकता है इनसिक्योरिटी या भय क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। तो देखते हैं 1946 के
1946 के बाद की स्थिति क्या है? तीन बातें समझिए। एक तो रियासतों का दृष्टिकोण क्या था, अप्रोच ऑफ प्रिंसली स्टेट, क्या सोच रहे थे? क्योंकि अब तो लगने लगा था भाई स्वतंत्रता भारत को मिलेगी, भले पाकिस्तान अभी क्लियर नहीं था, पर भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, ये तो बात कैबिनेट मिशन के साथ ही तय होनी क्या हो गई, शुरू हो गई। तो उनको लगने लगा था कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। अभी तो हम स्वतंत्रता का वो कर रहे हैं, स्वायत्त हैं अपनी पूरी तरीके से, हमारी लाइबिलिटी किसके लिए है, ब्रिटिश क्राउन के लिए, और किसी के लिए तो बीच में मीडिएटर तो कोई है नहीं। अब लगने लगा भारत जब स्वतंत्र हो जाएगा तो उनका फ्यूचर कैसे डिसाइड किया जाएगा। दूसरा उनके हमें समझना है रियासतों की स्थिति, सिचुएशन क्या थी। रियासतों की पोजीशन क्या थी, स्थिति, कंडीशन क्या थी। भाई हो सकता है हमारी अप्रोच हो कि हम खुद देश बन जाए, मे भी भाई आपका भी दृष्टिकोण कोई पूछे कि क्या बनना चाहते हो, तो ये थोड़ी कहते हैं कि IRTS बनना चाहते हैं, या क्या कहते हैं सर, प्रॉपर IAS, और सर अगर होम कार्डर मिल जाता तो थोड़ा सा क्या रहता, अच्छा रहता। तो हम पूछेंगे और क्या लग रहा है अभी, सर अभी तो लग रहा है प्री पास होंगे कि नहीं। वैसे तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग सब लोग प्री पास कर रहे हो, कंडीशन आज की ये है, पर कहीं ना कहीं क्या है, तो दृष्टिकोण होना, अप्रोच होना अलग मैटर है, पर क्या रियलिटी है, क्या ग्राउंड पोजीशन है आपकी, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि आज की कंडीशन में हम एक सेपरेट नेशन के रूप में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। आपको अपना इवैल्यूएशन करके ही आगे चलकर डिसीजन क्या करना होगा, लेना होगा। और तीसरी, अपना ग्राउंड रियलिटीज देखकर विकल्प क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स कहेंगे। मान लिया उन्होंने अपनी ग्राउंड रियलिटीज समझी, और उस ग्राउंड रियलिटीज को समझकर उन्होंने यह समझा कि आज की कंडीशन में अवेलेबल अल्टरनेटिव्स क्या हैं, किन विकल्पों का हम चयन करेंगे। और अच्छा डिसीजन मेकर क्या होता है, पहले विकल्पों को समझता है, फिर उनके बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस करता है, और बेहतर विकल्प का क्या करता है, चयन करता है। तो रियासतों ने भी समझा होगा, इवैल्यूएट किया होगा कि भाई अल्टरनेटिव्स तो ये हैं, उनमें बेटर अल्टरनेटिव्स हमारे सामने क्या हैं, ये बात हमें क्या करनी होगी, समझनी होगी। पहले देखते हैं रियासतों का दृष्टिकोण क्या है और वो क्या कह रहे थे, उनका कहना क्या था। पॉइंट नंबर 1 नोट करते चलिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बाद में जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो यही पॉइंट्स रिकॉल करके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करने होंगे, सेट करने। ये अप्रोच हम किसकी बात कर रहे हैं, रियासतों की। अप्रोच किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट की। उनका कहना था कि जो ब्रिटिश सर्वोच्चता है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी है, पैरामाउंटेसी है, ये ब्रिटेन और प्रिंसली स्टेट के बीच में, कोई और मीडिएटर्स इसमें नहीं है। इसमें ना तो कांग्रेस है, ना कोई मुस्लिम लीग है, ना कोई और पार्टी है, ना कोई और संगठन है। जो भी ब्रिटिश पैरामाउंटेसी डिसाइड हुई है वो बिटवीन ब्रिटिश क्राउन एंड प्रिंसली स्टेट डिसाइड हुई। अब वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन ये कह रहा है कि ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो थी वो सिद्धांत ही खत्म हो रहा है। कैबिनेट मिशन के साथ वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी खत्म होकर जाएंगे। तो कह रहे हैं अगर ये ब्रिटिश पैरामाउंटेसी खत्म होती है तो प्रिंसली स्टेट जो हैं उनकी स्थिति एक स्वतंत्र देश की हो गई। वो अपना दृष्टिकोण ही बता रहे हैं, क्योंकि इसको आगे चलकर बार्गेनिंग थ्योरी में क्या करना है, यूज करना है। उनका कहना था कि उनका संबंध ब्रिटिश क्राउन से था भाई, डायरेक्ट बीच में कोई मीडिएटर्स यहां पर नहीं थे। तो अगर जम्मू कश्मीर और ब्रिटेन के बीच में संबंध है तो उसमें कांग्रेस, जिन्ना, नेहरू की कोई उपयोगिता नहीं है। और अगर ब्रिटेन ये कह रहा है कि हम छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर वो छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र करके क्या कर रहा है, जा रहा है। देन नाउ दे आर फ्री। अब वो अगर स्वतंत्र देश की, उनकी अगर ब्रिटिश पैरामाउंटेसी खत्म हो गई है तो वो कह रहे हैं कि हमारी स्थिति बिल्कुल स्वतंत्र देश है, और स्वतंत्र देश की है तो वो कह रहे हैं
अब हमें निर्णय करना है, हमें डिसीजन लेना है कि हम इंडिया में फ्यूचर में मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, या कोई अदर ऑल्टरनेटिव, अदर मतलब वही स्वतंत्र या होंगे। ये डिसाइड करने का राइट किसी और का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसको है? प्रिंसली किसको है? स्टेट्स को। तो रियासतों पर कोई दबाव नहीं बना सकता। रियासतों की स्थिति अगर ब्रिटिश पैरामाउंटेसी खत्म हो रही है तो नाउ दे आर फ्री पर्सन, फ्री इंडिपेंडेंट बॉडी, और उन्हें डिसाइड करना है कि उनका फ्यूचर क्या होगा, कोई और उन्हें डिसाइड नहीं करेगा। याद कीजिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में कहा था कांग्रेस क्या कह रही है? जो रियासत निर्णय करेंगे वो रियासत का मतलब राजा निर्णय नहीं करेगा। डेमोक्रेसी के हिसाब से कौन करेगा? थ्योरी ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, वहां की प्रजा को निर्णय लेने का क्या है? अधिकार है। पर रियासतों ने क्या कहा कि पैरामाउंटेसी में प्रजा शामिल नहीं थी। पैरामाउंटेसी 1858 का जो था उसमें हम शामिल थे, यानी किंग, और कौन शामिल था? ब्रिटिश क्राउन। तो जो अधिकार हैं या राइट्स हैं वो हमको मिलना चाहिए, किसी और को मिलना नहीं चाहिए। तब वो अपना अप्रोच उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई देखो, हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र हैं तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारा भविष्य क्या होगा और क्या नहीं। हो सकता है जो उनकी अप्रोच हो उसके हिसाब से जो ग्राउंड रियलिटीज हो उनको सपोर्ट ना करती हो। भाई आपकी सोच और ग्राउंड रियलिटीज, ये तो दोनों में बहुत बड़ा क्या हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है। तो लिखिए, रियासतों की स्थिति क्या थी? कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट क्या था? ये तो अप्रोच हो गया उनका। रियासतों की स्थिति क्या थी ये हमें समझना। रियासतों की स्थिति क्या थी, कंडीशन क्या थी, ये हमें, इस बात को हमें क्या करना है? विचार करना। स्थिति क्यों समझना है? आगे चलकर जब रियासत अपने अल्टरनेटिव्स पर सोचेंगे तो ये ग्राउंड रियलिटीज उनके सामने बैरियर्स या कई और प्रॉब्लम्स क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है। नंबर एक प्रॉब्लम देखिए, लगभग 600 छोटी या बड़ी रियासतें थीं। इनके डेटा पर बहुत लोग श्योर नहीं है, कुछ 542, 565 किताबों में, कहीं 565 भी मिल सकता है, कई लोग अराउंड, हम लोग एक अराउंड कह रहे हैं कि 600, कई लोग कहते हैं 600 रियासतें थीं। तो छोटी और बड़ी इसमें सभी शामिल थी। यानी अगर देखा जाए तो प्रिंसली स्टेट कोई होमोजीनियस बॉडी नहीं थे, एक ही बराबर बराबर की सभी रियासतें नहीं थी। तो अगर बराबर की रियासतें नहीं थी तो एक प्रॉब्लम क्या है कि बड़ी रियासतों के पास विकल्प, जो बड़ी स्टेट थी, बिग स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट, उनके पास ऑल्टरनेटिव कम होंगे कि ज्यादा होंगे? विकल्प क्या थे उनके पास? जम्मू कश्मीर और हैदराबाद तो रिसोर्सेज वाइज यूरोप के बहुत से देशों से भी क्या थे? बड़े थे। तो वो डिसाइड कर सकते थे कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पे हम कौन सा ऑल्टरनेटिव क्या करेंगे? चूज करेंगे। पर क्या यही विकल्प छोटी रियासत के पास था? कुर्ग जैसी रियासत, कई रियासतों की आबादी तो 2-2.5 लाख थी, एक छोटा सा जिले से भी छोटा आबादी था। क्या उनके पास ऑल्टरनेटिव था कि वो डिसाइड कर सकें कि हम फ्री कंट्री होंगे या हम अपना अलग देश बनाएंगे या हम कुछ और डिसीजन ले सकते हैं? क्या ये पॉसिबल था? नहीं। तो सोच उनकी कुछ भी हो, वो सोच तो कुछ भी सकते थे, पर जो ग्राउंड रियलिटीज थी, कई लोगों के सामने बहुत ज्यादा क्या थे? बैरियर्स थे। और भारत में बड़ी स्टेट्स कम थी और छोटी स्टेट्स की संख्या बहुत ही क्या थी? ज्यादा। तो आगे चलकर जब अल्टरनेटिव्स पर डिस्कशन होंगे तो अल्टरनेटिव्स पर डिस्कशन करने समय ये ग्राउंड रियलिटीज बहुत ज्यादा क्या करेगी? मैटर करेगी। दूसरा पॉइंट देखिए, बहुत सी रियासतें ऐसी थीं जो आइदर इंडिया और पाकिस्तान से पूरी तरह से घिरी हुई थी चारों तरफ।
ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो एनक्लेव्स की तरह थे, चारों तरफ से क्या थे, घिरी हुई थे। जैसे आप पढ़ेंगे आगे, आप पढ़ा भी होगा आपने प्रीवरी में, यहां कोई हैदराबाद की रियासत, चारों तरफ इंडिया है, अगल बगल चारों तरफ क्या है, इंडिया है, और उसमें अगर बड़ा, हैदराबाद तो बड़ा ही रियासत था ना, अगर वही सोच ले कि वो एक सॉवरेन कंट्री रहेगा, संप्रभु देश रहेगा, चारों तरफ इंडिया से घिरा रहेगा, तो क्या इस लैंडलॉक, ये कंट्री कैसी हो जाएगी, चारों तरफ से कैसी हो जाएगी, लैंडलॉक कंट्री को क्या सस्टेन करना एक बड़े देश के सामने संभव होगा, नहीं। बहुत सी प्रॉब्लम आती है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आती है, नदियों की प्रॉब्लम आती है ना, नदियां एक से दूसरी साइड बहती हैं, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, और एक बड़ा ह्यूज स्टेट हो और उसके बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स हों आइलैंड टाइप के, कि हम अलग हैं बिल्कुल, तो क्या यह संभव था फ्यूचर में, नहीं। भले ही उनकी सोच कुछ भी हो, पर ग्राउंड रियलिटी ये था कि अगर जूनागढ़ सोचे कि चारों तरफ गुजरात में हम अकेले अलग रह जाएंगे, तो ये बहुत ही ग्राउंड लेवल पर बहुत ही क्या था, मुश्किल था। जाहिर बात है कि उनकी सोच कुछ भी हो आगे चलकर, पर उसको इंप्लीमेंट कर पाना अपने आप में बहुत ही टफ टास्क था, बहुत ही क्या था, टफ एक रियलिटी थी। तीसरा पॉइंट देखिए और क्या था, कई रियासतें ऐसी थीं कि जो राजा था वो हिंदू था और जो प्रजा थी वो मुस्लिम थी, और कई रियासतें ऐसी हो सकती हैं जहां राजा मुस्लिम हो और प्रजा वहां पर क्या हो, कौन हो, हिंदू। पहली वाली कंडीशन में हैदराबाद मान लीजिए, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर मान लीजिए, और दूसरी में क्या मान लीजिए, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे राज्य मान लीजिए। भोपाल मान लीजिए, भोपाल के नवाब हमीदुद्दौला, हो सकता है जिन्ना के सबसे खास मित्र हों, हो सकता है नवाब हमीदुद्दौला जिन्ना के बहुत क्लोज फ्रेंड हों और वो चाहते हों कि हम उन्हीं के साथ रहें, पर आप लोग, कई लोग एमपी के बैठे हैं, पूरा भारत और बीच में पाकिस्तान, क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो कई जगहों पर राजा की सोच अलग हो सकती है और प्रजा की सोच क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। ऐसे में अगर राजा डिसाइड कर भी ले कि हम इंडिया में मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे या फ्री रहेंगे, तो हो सकता है प्रजा वहां पर विद्रोह करने, रिवोल्ट करने की स्थिति में क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, जैसा पढ़ेंगे आगे हैदराबाद में हो गया। तो ऐसे में कंडीशन उन रियासतों के लिए बहुत टफ हो जाती अगर पूरी की पूरी प्रजा ही विरोध करने लगे और वो आपकी बात मानने से क्या कर दे, मना कर दे, तो क्या शक्ति के आधार पर, पावर के आधार पर लंबे समय तक सत्ता बनाए रखना संभव था, और वो भी उस कंडीशन में जब चारों तरफ से आप किसी एक बड़े देश से क्या हो, घिरे हो। तो ऐसे में बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव यहां भी उनके पास नहीं था, भले उनका सोच अप्रोच कि हम फ्री हैं, हम खुद डिसाइड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज उनके लिए बहुत ही क्या थी, टफ थी। चौथा पॉइंट देखिए और क्या प्रॉब्लम थी, कई रियासतें ऐसी थी, प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जहां कम्युनिज्म की लहर क्रिएट हो गई थी, वामपंथी साम्यवाद जिसको कहते हैं, वहां पर जैसे सुना होगा हैदराबाद, हैदराबाद में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की एक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड बननी क्या हो गई, शुरू हो गई। और पिछली क्लास में हमने बताया था अमेरिका के और ब्रिटेन के लिए कोल्ड वॉर 1945 में क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था। अगर इन प्रिंसली स्टेट में कम्युनिज्म की लहर बढ़ जाए और वहां पर यूएसएसआर की ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, याद रखिएगा भारत से सोवियत संघ की नजदीकी क्या है, भौगोलिक ज्यादा है, और ब्रिटेन की दूरी बहुत ही क्या है, ज्यादा है। अगर फ्यूचर में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो कि सोवियत संघ वामपंथ के नाम पर हस्तक्षेप कर दे, इंटरवीन कर दे, तो ब्रिटेन के लिए स्थिति भारत के लिए बहुत ही क्या हो जाती, मुश्किल हो जाती। ये बात
रियासतें, आखिर वामपंथ किसको हटाने की बात करता है? फ्यूडलिज्म को। तो अगर वामपंथ अगर प्रबल हो जाए, याद रखिएगा, कांग्रेस प्रबल हो जाए तो भी रियासतों के लिए स्पेस है। चुनाव, भाई ग्वालियर के राजा साहब देखिए चुनाव लड़ जाते हैं, और सब देखिए वसुंधरा राजे से लेकर सब पूरा राजी तो है एक तरह से, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पर सर्वहारा सत्ता होगी, परित्रेत का शासन आएगा, तो क्या फ्यूडल लोगों के लिए कोई स्पेस है? नहीं। तो कांग्रेस से ज्यादा बड़ा खतरा कौन है? कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म की स्थिति में सोवियत संघ का इंटरफेयर होना फ्यूचर में कोल्ड वॉर की सिचुएशन को, शीत युद्ध की सिचुएशन को बहुत ही क्या करा देगा? बड़ा बना देगा। यानी ग्राउंड रियलिटीज टफ थी। हो सकता है प्रिंसली स्टेट का अप्रोच अपने लिए कुछ भी हो, पर जमीन की हालात में वो क्या निर्णय लेते, उनको बहुत सोच समझ के ही निर्णय लेना था, और इसका प्रभाव ब्रिटिश राज पर भी भविष्य में क्या होना था? पड़ना था। तब आइए देखिए रियासतों के पास फिर विकल्प क्या थे, ऑल्टरनेटिव क्या थे। कंडीशन समझ गए, सोच उनकी समझ गए, क्या सोच रहे थे? भाई हम लोग फ्री हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और कंडीशन उनके बिल्कुल अगेंस्ट थी। तो हमको यह सोचना था कि फिर रियासतों के पास विकल्प क्या था। ऑल्टरनेटिव क्या था रियासतों के पास। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने किस विकल्प को चुना, मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या थे जिस पर वो सोच सकते थे। क्योंकि आजकल हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए, अगर गांधी नहीं होते तो भारत का भविष्य या भारत का राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता? ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये हिस्ट्री की किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो आप जब तक, और यही फोर्थ पेपर में काम आएगा, वहां केस स्टडी दी जाती तो पहले पूछा था विकल्प क्या है, आपसे पूछा जाता ना विकल्प क्या है, फिर पूछा था हर विकल्प को बताइए सही है कि गलत है। वो भी चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी आपके अंदर क्या हो, क्रिएट हो, और आप डिफरेंट थिंकिंग को क्या करें, सोचें। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसे होगी? जब आप वही सोचें। याद कीजिए हमने बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भारत के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था हिस्ट्री में। हम लोगों ने ब्रिटिश राज पर प्रभाव पड़ा, कांग्रेस पर प्रभाव पड़ा, मुस्लिम लीग पर प्रभाव, ये हमने इतिहास की किताब में पढ़ा हो, चाहे आपने झांसी मतलब बिपिन चंद्रा में पढ़ा हो या किसी में पढ़ा हो। पर यह नहीं पढ़ा होगा कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर न होता तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा किस तरफ पढ़ा है? नहीं। तो अगर क्लास समझा होगा तब तो लिख लोगे, और नहीं तो बाहर आके यही कहोगे आजकल पेपर बड़ा टफ आ रहा है, समझ में नहीं आता है कहाँ पूछते हैं कहाँ नहीं पूछते। हमारा काम है आपको हर ऑल्टरनेटिव्स के लिए तैयार करना। आप चाहे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आए तो भी आप आंसर दे दें, और आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ना आए तो भी आप उसका आंसर दे दें। हमारी कोशिश आपके साथ क्या होनी चाहिए? यही हम पॉलिटी में करेंगे, यही इकोनॉमी में करेंगे, आईआर में करेंगे, पेपर 4 में, हर जगह कि आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी डेवलप कर सकें, क्योंकि वो क्वेश्चन अपने आप नेचर उसी हिसाब से क्या होगा, बनेगा। पूछा जाएगा कि क्या अगर तिलक होते तो गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में उदय हो पाता? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ तो तिलक का कद राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा था और गांधी का कद क्या था? छोटा था। और तिलक असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन जोड़ने के बुरी तरह क्या थे? विरोधी थे, और वो अहिंसा की रणनीति से भी मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं थे। पढ़ा था हम लोगों ने हिस्ट्री में। तो अगर प्रस्ताव नागपुर में आया और उस प्रस्ताव से जस्ट पहले तिलक की मृत्यु हो गई, और गांधी जी ने क्या किया? तिलक की मृत्यु हो गई तो तिलक के नाम पर फंड बनवा दिया और कहा इन्हीं के नाम पर असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। क्या अगर तिलक होते तो असहयोग आंदोलन चलता? पता नहीं। यही तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। और अगर नहीं होता तो क्या गांधी नाम का व्यक्तित्व राष्ट्रीय आंदोलन में उभर कर आ पाता? ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, इससे वो चेक करना चाहते हैं कि किताबी टट्टू हो, मतलब बुक वर्म जिसको कहते हैं, रट रटा के रगड़े हुए हैं और समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और जाके वहां उल्टी कर मारी। क्वेश्चन आया, पढ़ा हुआ था, जब ये पूछा कि क्या तिलक रहते तो गांधी का, तब लगा कि तो फिर हम क्या लिख देते हैं, अरे गांधी महान थे, उनका तो रहना जरूरी ही था, वो क्या कर लेते, क्योंकि पता तो है नहीं चीज, और ना किसी किताब में हमको क्या है लिखना है। तो हमको हर तरीके से तैयारी का मतलब यही है कि हम हर लेवल पर अपने आप को क्या कर सकें, प्रिपेयर कर सकें।
तो देखिए रियासतों के पास विकल्प क्या थे, क्या क्या ऑल्टरनेटिव थे, ये देखिए। पहला तो वो विलय कर ले, मर्जर कर ले, आइदर इन इंडिया और इन पाकिस्तान, आइदर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। दूसरा विकल्प था सभी रियासतें मिलकर, सभी प्रिंसली स्टेट मिलकर, सभी रियासतें मिलकर एक संयुक्त इकाई बना ले, एक ज्वाइंट एक सभा काउंसिल बना ले। पांच सौ मान लिया 65 या 600 रियासत जो भी हैं, वो सभी एक साथ आ जाएं और कह दें हमारा एक देश ही क्या होगा। ये जो अलग अलग रियासतें हैं वो एक कोलैबोरेशन के थ्रू, एक फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू आपस में एक हो जाएंगी। उनका ना इंडिया से लेना है और ना किससे लेना है, पाकिस्तान से लेना है। वो तीसरे देश के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व क्या करेंगे, बनाएंगे। एक विकल्प ये भी था। और तीसरा विकल्प था कि खुद स्वतंत्र देश बन जाए, एक फ्री कंट्री बन जाए। जैसा आगे चलकर आप लोगों ने इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कश्मीर की इच्छा थी, जूनागढ़ की इच्छा थी, हैदराबाद की इच्छा थी कि वो आप किसी से मिलेंगे नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र देश के रूप में हम क्या हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। तो हर विकल्प को वो इवेल्युएट कर रहे थे। तो देखना है फिर अंतिम में डिसीजन वो क्या लेते हैं। पहला विकल्प, विकल्प नंबर ए जिसको आप कह रहे हैं, पहला ऑल्टरनेटिव जो है वो क्या है। जो पहला ऑल्टरनेटिव है वो देखिए क्या है और कैसे। अगर वो विलय का निर्णय ले लेते हैं, यानी उनका डिसीजन तय चुका है कि निर्णय उनको क्या करना है, क्या करना है, विलय का। मतलब ये विकल्प तय है कि वो स्वतंत्र नहीं होना चाहते, आइदर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। वो अपना चाहते हैं कि मर्जर हो जाए। तो इस विलय के पीछे उनकी कुछ प्री कंडीशन थी, पूर्व शर्त थी। कोई भी आदमी जब विलय करेगा, मर्जर करेगा किसी भी, अगर सुनील भारती मित्तल की एयरटेल और रिलायंस जियो मर्जर कर लें तो 2/3 इंडिया का मार्केट वैसे क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। पर क्या मर्जर इतना आसान है? उसके पहले आपस में क्या होगा, एग्रीमेंट होंगे, समझौता होगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इनकी कुछ पूर्व शर्तें थी। पूर्व शर्तें इनके 3 आधार थे। ये 3 शर्तें चाहते थे कि अगर मानी जाएं तो वो मर्जर करने के लिए क्या हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। पहला, सम्मान, डिग्निटी। राजा भाई राजा होता है, चलता तोप से सलामी हो रहा है और गेट खोलने के लिए राजा साहब के लिए क्या आ रहे हैं और लोग राजा साहब जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं, तो उसका एक सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। और लोकतंत्र में उन्होंने क्या सुना है कि राजा हो जा कुछ नहीं होता है, सब लोग आपस में क्या, आर्टिकल 14, सभी लोग आपस में क्या हैं, बराबर है। तो उनको डर क्या था, ये जो पूरा साजबाज है हमारा, क्या ये स्वतंत्रता के बाद भी मेंटेन रह पाएगा अथवा नहीं रह पाएगा। आगे पढ़ेंगे, हो सकता है पटेल ने उनको झूठ बोल दिया, मतलब ऐसा हम कहेंगे नहीं, एक लाइन बता रहे हैं, हाँ रहेगा रहेगा, मिलो तो बाद में बात देखेंगे कि रहेगा कि नहीं रहेगा। पर वो चाहते थे उनका जो भी एक प्रिविलेज है सोसाइटी में, उनको वो सम्मान उनका किसी भी कीमत पर सुरक्षित होना चाहिए। दूसरा, वो अधिकार चाहते थे, राइट्स, डिग्निटी चाहते थे। और वो चाहते थे कि अगर वो मर्ज करें भारत या पाकिस्तान में, जो भी कंट्री हो, तो हमारे कुछ अधिकार सुरक्षित रहें। अधिकार में जैसे उनके कुछ ट्रेडिशनल राइट्स, ट्रेडिशनल राइट्स हुआ कर। कई जगहों पे परंपरा है, जैसे काशी के राजा निकलते हैं, जुलूस निकलता है उनके साथ साथ, कोई होली के त्यौहार में, नहीं, लोकल हर स्टेट का अपना एक ट्रेडिशनल एक वो होता है और उसमें राजा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो राजा की जो भूमिका है वही प्रजा पर उनका एक अधिकार कहीं ना कहीं सर्वोच्चता का क्या करती है, स्थापित करती है। तो परंपरागत अधिकार हो गए, संपत्ति का अधिकार हो गया,
प्रॉपर्टी राइट्स जिसको कहते हैं, संपत्ति के अधिकार। हर राजाओं के पास जानते हैं बहुत बड़ी संपत्ति होती है, तो उनके मन में डर क्या था कि कहीं डेमोक्रेसी के नाम पर हमारा सारी प्रॉपर्टी लोग कंट्रोल में न ले आए। और आपने पढ़ा था हिस्ट्री में, नेहरू जी जैसे लोग जब समाजवाद का नारा देंगे, सोशलिज्म की बात करेंगे, तो ये डर कम होगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो चाहते थे कि डिग्निटी उनकी मेंटेन रहे, उनके राइट्स को किसी तरह से क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। और तीसरा वो सोच रहे थे ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्तता, कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी, DRA, डिग्निटी, राइट्स एंड कहते हैं ऑटोनॉमी। यानी ऑटोनॉमी मतलब ऐसा हुआ कि वो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले, पर उनके आंतरिक मामलों में, इंटरनल मामलों में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं हो, न्यूनतम हस्तक्षेप हो। तो उनको लग रहा था कि फिर अगर ये सारी चीजें सिक्योर हो जाएं तो चाहे इंडिया में मिले चाहे पाकिस्तान में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। प्रश्न था कि ये तीनों चीजों को मिलाकर कैसी संभावना थी, कैसे हो सकता था तीनों चीज? ये तभी हो सकता था जब एक ढीला ढाला संघ बने, कन्फेडरेशन, जिसको आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, कन्फेडरेशन बने, ढीला ढाला संघ, जहां केंद्र कमजोर रहे और राज्य क्या रहे? राज्य कैसा होना चाहिए? शक्तिशाली। भाई मर्ज होंगे जम्मू कश्मीर या कोई बड़े, तो बड़े राज्य हैं, बड़ा स्टेट बन जाएगा अपने आप में। क्या बन जाएगा? हैदराबाद अपने आप में क्या बन जाएगा? स्टेट बन जाएगा। और स्टेट बन जाएगा तो उनके एरिया में राज्य की शक्तियां ज्यादा हों और केंद्र की शक्तियां क्या हों? कम हों। तो उनकी ऑटोनॉमी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ऑटोनॉमी बन जाएगी। और जो वो कानून बनाएंगे, कानून क्या बनाएंगे? संपत्ति के अधिकार का और डिग्निटी का, परंपराओं का, उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी अगर फेडरेशन बन जाए ढीला ढाला सा, जिसमें केंद्र कमजोर रहे, तो शायद बाकी के जो ऊपर के प्रश्न हैं उनका बहुत हद तक, पूरा तो नहीं पर बहुत हद तक उनका सम्मान क्या हो सकता है? हो सकता है। तब वो चाहते थे केंद्र के पास वही जो पहले के विषय थे, जैसे विदेश नीति, वही ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का नियम यहां लागू हो जाए नए तरीके से। एक विषय क्या था? रक्षा, डिफेंस। एक विषय क्या था? कम्युनिकेशन, यानी क्या था? संचार। और कुछ विषय और, मान लिया मुद्रा, मनी ओनी, और भी चीजें हों, तय कर लिए जाएं। और उसके बाद राज्यों को पूरा अधिकार दिया जाए कि वो अपनी ऑटोनॉमी को क्या करें? मेंटेन करें। यानी अगर मर्जर की बात कोई प्रिंसली स्टेट करेगा फ्यूचर में, तो देखिएगा इन्हीं मुद्दों को क्या करेगा? उठाएगा। और इन इश्यूज के बेस पर वो दरअसल भारत में अपनी मर्जर की प्रक्रिया के साथ सौदेबाजी करने का प्रयास करेंगे। यानी उनके पीछे एक अंतर्निहित हिडन फैक्ट क्या है? ये जो कर रहे हैं उसके पीछे एक हिडन फैक्टर क्या है? देखिए, छुपा हुआ फैक्टर क्या है? वो इंडिया और पाकिस्तान से बढ़िया बार्गेनिंग करने में क्या हो जाएंगे? बढ़िया सौदेबाजी करने में क्या हो जाएंगे? सक्षम हो जाएंगे। तब आप सोचिए, जोधपुर के राजा हिंदू, प्रजा भी कौन है? हिंदू, पर वो जिन्ना के साथ मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्ना उनकी बातों को हर कीमत पर मानने के लिए क्या है? तैयार। पढ़ेंगे हम लोग आगे जब जोधपुर का मुद्दा आएगा। तो जोधपुर, जैसलमेर जैसे कई लोग बैठे भी होंगे और एक तरह से बात पूरी तय हो चुकी थी जोधपुर और जैसलमेर की। जोधपुर और जैसलमेर जैसे के राजा पहुंचे ग्रुप बनाकर, और जिन्ना ने उनको खाली पेज पे साइन करके दे दिया, कहा जो भरना हो शर्त अपनी भर लो, हम तुम्हें मिलाने के लिए तैयार हैं। तो जैसलमेर का जो राजकुमार था वो खड़ा हो गया, उसने कहा अगर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ तो किसका साथ दोगे? कहा जाता है जिन्ना नाराज हो गए, और नाराज होने से सारी स्थितियां क्या हो गई? बदल गई। मतलब क्या था? ये सब शर्तों के पीछे एक हिडन फैक्टर क्या था? मिलना किसी के साथ हो, पर जब दोनों शर्तों में हम बार्गेनिंग करेंगे, तो भारत में भी मिलना हुआ तो भारत सरकार के ऊपर अतिरिक्त दबाव, एडिशनल प्रेशर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। तो पहला विकल्प उनके पास क्या था कि वो भारत या पाकिस्तान में क्या कर लें? अपना विलय कर। पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी? चुनौती क्या थी? देखिए जरा, इस विलय में हमको ये भी तो समझना अदर फैक्टर क्या थे, क्या उनके मन में डर था। तो देखिए,
इसमें चैलेंजेस क्या थे, चुनौती क्या थी? अगर वो भारत के साथ विलय करते हैं तो क्या चुनौती है, और अगर पाकिस्तान के साथ विलय करते हैं तो क्या चुनौती? देखिए, हर अल्टरनेटिव पे उनको सोचना था कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं। यानी अगर वो मर्ज कर जाएं और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी हो, थोड़ा बहुत मान भी ली जाए, तो भी उनको डर था कि भारत के साथ अगर उनका इंटीग्रेशन हो जाए तो फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं, क्रिएट हो सकती है। ये एजम्पशन है, उसी पर उनको डिसीजन क्या करना है, लेना है। पहला देखिए, भारत के साथ विलय करने पे क्या प्रॉब्लम। पहला एजम्पशन तो ये था कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहा है। इंडिया का फ्यूचर क्या डिसाइड हो रहा है, एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या जो विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेजेस हैं, सोसाइटी में किसी पर हो, क्या उसे बनाए रखा जा सकता है जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो, आगे चुनाव हो? आप बताइए, एक पार्टी ग्वालियर के राजा को ये कह दे, पटियाला के राजा को कह दे कि हम आपकी बात मानते हैं, तो प्रजा तो उस बात को वहां की स्वीकार करेगी नहीं। और वहां चुनाव हो तो चुनाव में जो विपक्षी दल होगा, हो सकता है इसी बात को क्या बना दे, इशू बना दे। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस रखना, विशेषाधिकार की संकल्पना करना, यह फ्यूचर में बहुत ही क्या था, कठिन था। अगर ऑटोक्रेटिक इंडिया का फ्यूचर होता तब तो उनको एडजस्ट करने में कोई समस्या ना होती। पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उन्हें डर क्या था कि आज जो विशेषाधिकार हैं, क्या वो संसद उन विशेषाधिकारों को बनाए रखेगी कि नहीं रखेगी। और आपने हिस्ट्री में प्री में पढ़ा होगा कि इंदिरा जी ने 1971 तक आते आते जो प्रिवी पर्स था, जो इनके स्पेशल राइट्स थे, उसको क्या कर दिए, खत्म कर दिए। हो सकता है एग्जम्पशन हो, पहले भी डर हो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह के राइट्स को हम कैसे सिक्योर कर पाएंगे। नंबर 2 देखिए, दूसरा पॉइंट उनको डर क्या था। उनको डर ये था कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है, कांग्रेस का नेतृत्व है, उनको डर इस बात को लेकर था कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है, और इंटरिम गवर्नमेंट बनी उस समय, तो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड कौन थे, नेहरू। ये जो कांग्रेस का नेतृत्व है, कहा जाता है कि थोड़ा सा समाजवादी रुझान वाला था, सोशलिस्ट इंक्लिनेशन वाला था। यद्यप हम लोगों ने भी पढ़ा था कुछ राइटिस्ट विंग के भी लोग थे, दक्षिणपंथी भी थे, पर फिर भी फिलहाल जो लीडरशिप दिखाई दे रही है वो समाजवादी रुझान वाली ज्यादा है। और मैक्सिमम लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जो प्रजामंडल आंदोलन, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रजामंडल आंदोलन कौन थे, जो रियासतों की प्रजा आंदोलन कर रही थी कि यहां लोकतंत्र लाया जाए, उनके प्रति संवेदना रखते थे, सिंपैथी रखते थे बहुत ज्यादा। आपको तो पता होगा, इतिहास में, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी था कि नेहरू तो इसके अध्यक्ष भी रह चुके थे। जो प्रजामंडल आंदोलन है, जो ऑल इंडिया बनी, नेहरू जी तो अध्यक्षता भी कर चुके थे। तो उन्हें पहले से पता था कि इनकी संवेदनाएं जो हैं, सिंपैथी है, जो इनका कंसर्न है, वो रियासतों के राजा के लिए नहीं है, पूरी तरह से किसके लिए है, किसके लिए है, प्रजामंडलों के लिए है, जो मूवमेंट चला रहे हैं। और उन्हें पता था रियासतों के प्रमुख के लिए, हेड के लिए, उनकी संवेदना ना के बराबर है, लगभग नेग्लेजिबल है। वो प्रजामंडल के लिए कंसर्न रखते हैं, ना कि किसी और के लिए उनका कोई क्या है, कंसर्न। तो ऐसे में अनसर्टेनिटी, कांग्रेस या इंडिया के साथ उनको क्या लग रहा था कि क्या उनका भविष्य, फ्यूचर, अगर वो भारत में मिल जाते हैं तो जिस डिग्निटी, जिस ऑटोनॉमी और जिस उसकी बात, राइट्स की बात कर रहे हैं,
क्या फ्यूचर में ये राइट सुरक्षित रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। तो अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि इंडिया का जो नेचर उभर कर आ रहा था उसके हिसाब से उनको फ्यूचर, बहुत कुछ अनसर्टेन फ्यूचर क्या हो रहा था इंडिया के साथ नजर आ रहा था। देखिए पाकिस्तान, दूसरा एंगल क्या था पाकिस्तान के लिए, दूसरा एंगल किसका था फ्यूचर, कि अगर वो पाकिस्तान में मर्ज कर जाते हैं तो पाकिस्तान के साथ उनका फ्यूचर क्या होगा, इस बात को क्या करना था, उन्हें समझना था और जानना था। पाकिस्तान का फैक्टर देखिए क्या था। अगर पाकिस्तान में वो डिसीजन ले लें कि पाकिस्तान में विलय कर जाएंगे, तो पाकिस्तान में विलय करने के पीछे उनका फैक्टर क्या था ये समझ। एक तो क्या हुआ 1946 में, याद रखिएगा, जो पाकिस्तान के जिन्ना, मतलब पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस शुरू किया था, डायरेक्ट एक्शन डे, क्या शुरू किया था, डायरेक्ट एक्शन डे, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। उससे क्या हुआ था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद लास्ट की, पंजाब और बंगाल में कम्युनल वायलेंस अपने पीक पर क्या हो गए, पहुंच गए। तो परिणाम इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये रहे कि सांप्रदायिकता जो थी, कम्युनलिज्म जो था, वो कम्युनलिज्म कहीं ना कहीं अपने पीक पर क्या हो गया, पहुंच गया। और जब सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म पीक पर होता है, तो जो डिवाइड लाइन होती है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में अंतर विरोध होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो बहुत ही क्या जाता है, बढ़ जाता है। वो चाहे वैचारिक हो, आइडियोलॉजिकल हो, या चाहे ग्राउंड रियलिटीज पर हो, वो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल से लेकर हर तरह का स्ट्रगल, वो हिंदू मुस्लिम जिसको कहते हैं कटुता, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कंडीशन में मैंने कहा था मुस्लिम राजा और हिंदू प्रजा हो, या हिंदू राजा और मुस्लिम प्रजा हो, वो एक दायरे में ही निर्णय ले सकते हैं। मान लिया जूनागढ़ का राजा मुस्लिम था, प्रजा कौन थी, हिंदू थी। जूनागढ़ का राजा पढ़ेंगे आगे कि किसमें मिलना चाहता था, पाकिस्तान में। पर पाकिस्तान में अगर वो मिलता तो ऐसी कंडीशन में जन विद्रोह, पीपुल्स रिवोल्ट की संभावना कम होती कि बढ़ जाती, बढ़ जाती। तो जूनागढ़ में हो सकता विद्रोह की स्थिति आ जाए। हैदराबाद के राजा अगर कहते हैं हम पाकिस्तान में मिलेंगे, नहीं तो स्वतंत्र होंगे, तो वहां पर पीपुल्स रिवोल्ट की कंडीशन क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। और इस जन विद्रोह की स्थिति में एक प्रॉब्लम क्या थी कि जन विद्रोह की स्थिति का लाभ, बेनिफिट्स कहीं कम्युनिस्ट ना उठा ले। याद रखिएगा, हैदराबाद में प्रॉब्लम बढ़ेगी तो प्रॉब्लम का एक बेनिफिट अगर कांग्रेस उठा रही थी, तो दूसरा बेनिफिट कौन उठा रहा था, पढ़ेंगे हम लोग आगे, हैदराबाद की समस्या देखेंगे तो दूसरा बेनिफिट कौन उठा रहा था, कम्युनिस्ट मूवमेंट। तो उनको डर क्या था कि भले हमारी सोच हो कि हम किसी एक में मिलना चाहते हैं, और ज्यादातर रियासतों की फिजिकल पोजीशन भारत के अंदर थी, ज्यादातर मैक्सिमम की, तो हो सकता है पाकिस्तान में अगर वो मिलना भी चाहें तो खतरा किससे था कि पीपल्स रिवोल्ट खड़ा हो सकता है। और ऐसी जब कम्युनल राइट्स की कंडीशन हो, तब तो जनता पाकिस्तान में मिलने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होती। तब उन्हें कम्युनिस्ट मूवमेंट का भी खतरा था, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती, वर्स्ट हो जाती। तो पाकिस्तान के लिए भी उनके विकल्प बहुत ही क्या थे, सीमित थे। जबकि हो सकता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, पाकिस्तान उनको बेहतर पैकेजेस दे, पैकेज मतलब वही कि उनके स्पेशल प्रिविलेज और राइट्स ज्यादा दे, फिर भी हो सकता है मिलने से उनको क्या कर दें, साफ साफ मना कर दें। तो मर्जर एक विकल्प था, पर एप्रीहेंशंस थे, कुछ कुछ अपनी समस्याएं थी, जिसको लेकर हो सकता है उनके डिसीजन मेकिंग पर कोई ना कोई प्रभाव क्या हो जाता हो, पड़ जाता हो। तो ये हो गया पहला विकल्प, क्या था, विलय, जिसकी सारी कंडीशन हम लोगों ने क्या कर ली, देख ली।
दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरा, दूसरी कंडीशन क्या थी? जो सेकंड ऑल्टरनेटिव था, सेकंड विकल्प था कि मर्जर न किया जाए, एक संयुक्त इकाई, एक ज्वाइंट यूनिट बना लिया जाए, और ये संयुक्त इकाई जो बने वो भारत और पाक से अलग हो, डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत एवं पाक से अपनी अलग इनका हो। ये अल्टरनेटिव ही है, अभी जमीन पे थोड़ी उतरा है, ये तो एक अल्टरनेटिव है। इस अल्टरनेटिव के प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं, इन पर उनको क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो ये था कि भारत एवं पाक से अलग होकर अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं क्या कर लें, बना लें। भारत और पाक से अगर वो अलग हो जाते हैं, अपना अस्तित्व बनाते हैं, इस मॉडल को सबसे पहले दिया, प्रथम बार रखा गया भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह द्वारा। सैफ अली खान जानते होंगे, इन्हीं लोग के परिवार दादा दादा जी थे, तो उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम लोग दूसरी यूनिट क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक यूनियन ऑफ प्रिंसली स्टेट बनाते हैं, यानी रियासतों की सभा बनाते हैं। याद रखिएगा, प्री में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि 1921 में एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, नरेंद्र मंडल, उसका क्या नाम था, नरेंद्र मंडल, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। यहां तो एज अ नेशन बना रहा है कि हम लोग छोटे छोटे मिलकर एक देश विकल्प गढ़ा करेंगे, तो नरेंद्र मंडल नहीं, नरेंद्र मंडल से बिल्कुल क्या है, अलग है। ये कह रहे हैं कि हम यूनियन ऑफ प्रिंसली स्टेट बनाएंगे, एक प्रिंसली स्टेट का अपना अलग देश हम क्या करेंगे, बनाएंगे। और जब प्रिंसली स्टेट का देश बनाएंगे तो उसका आधार क्या था, बेस क्या था। आप अगर कोई आर्गुमेंट देते हो या कोई स्टेटमेंट देते हो तो उसके पीछे लॉजिक भी काम करना चाहिए ना। कोई पूछ सकता है, कुर्ग जैसी रियासत कि हम इतने छोटे हैं, चारों तरफ से भारत से घिरे हुए हैं, और उसमें तुम कह रहे हो कि हम स्वतंत्र रह जाएंगे, तो हमारी सॉवरेनिटी की गारंटी कौन लेगा, आप बताइए। हैदराबाद बड़ा है, कल को सेना बना ले, पर हैदराबाद से 1000 किलोमीटर दूर कोई छोटा सा स्टेट है, कूच बिहार, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट क्या है, कूच बिहार। अब वहां पर कोई सेना बनाकर या इंटरफेयर कर ले और भारत कल को हमला कर दे उन पर, तो ये क्वेश्चन था कि सॉवरेनिटी को कैसे सिक्योर करोगे। अगर आप एक भौगोलिक रूप से अगर आप एक होते, ज्योग्राफिकली आप एक होते, तब तो ऐसा स्टेट बनाना बहुत ही क्या था, आसान। पर जब आप ज्योग्राफिकली क्या हो, डिसइंटीग्रेट हो, बिखरे हुए हो, तो वहां कह दो कि हम एक देश बना लेंगे, तो कहा गया कि फिर सिक्योरिटी का कंसर्न कैसे पूरा होगा। तो आर्गुमेंट जो भोपाल के नवाब की तरफ से था, वो भोपाल के नवाब के देश क्या था, उनका क्या कहना था। नंबर 1 आधार में पहला पॉइंट जो था कि एक तो पश्चिमी देश समर्थन करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज समर्थन करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज मतलब फर्स्ट ब्लॉक, याद कीजिए, कैपिटलिस्ट कंट्री का जिसका लीडर यूएसए था, उनका कहना था कि ये लोग सपोर्ट करेंगे। तो भाई पूछा जाएगा कैसे सपोर्ट करेंगे, भाई क्या किस बेस पे कह रहे हो कि हमारा ये लोग इंटरफेयर करेंगे। और छोटा, आप बताइए, ताइवान बड़ा छोटा देश है ना, और चाइना बहुत ही बड़ा देश है। चाइना चाहता है ताइवान का मर्जर कर लो, और अगर मैप में देखा तो ताइवान तो दिखाई नहीं देता, और चाइना कितना विशाल है। क्या ताइवान का पिछले कई सालों में आज तक मर्जर हो पाया, 1949 के बाद? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां अमेरिका का क्या है, इंटरफेरेंस है। चाइना चाह भी ले तो भी ताइवान को मर्ज करने में, एक्सेजन करने में वो संभव उसके लिए नहीं। हो सकता भोपाल के नवाब ने भी सोचा हो कि हम छोटे हों या बड़े, एक बार बड़े लोग आ गए हमारे मामले में तो भारत या पाकिस्तान की सरकार के बस की बात नहीं होगी कि वो हमको मर्ज, एक्सेजन, हमारा इंटीग्रेशन वो क्या कर लें, कर लें। क्वेश्चन था पश्चिमी देश क्यों हमारा सपोर्ट करेंगे। एक तो कह रहे थे
इसका बेस ये था कि एक तो हमारी लॉयल्टी उनके साथ हमेशा है, हम लॉयल रहें। आखिर हमारा ब्रिटेन से संबंध जो रहा है वो किस पर बेस रहा है? लॉयल्टी पर। भाई नेशनल मूवमेंट कांग्रेस चला रही है ना, प्रिंसली स्टेट थोड़ी नेशनल मूवमेंट चला रहे हैं। वो तो हमेशा ब्रिटिश राज के क्या रहे हैं? सपोर्टर। सेकेंड वर्ल्ड वार हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, उन्होंने सेना, धन, पैसा, सभी चीजों से क्या दिया? समर्थन दिया। तो कहेंगे हम लोग वफादार वर्ग, और इस वफादारी की जरूरत ब्रिटेन जितना हमको है उतना किसको जरूरत है? ब्रिटेन को। दूसरा उनको कहते हैं, वो कहते हैं कि हम पश्चिमी देशों को भय दिखाएंगे, डर दिखाएंगे, किसका? साम्यवाद का। उनका कहना तो बड़ा आसान है, मतलब वो सोच रहे थे जैसा कि इस समय वेस्टर्न कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा फियर फैक्टर क्या है, डर क्या है? कि एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का विस्तार होने ना पाए। तो उनका कहना था कि हम उन लोगों के सामने साम्यवाद का भय क्या करेंगे? दिखाएंगे। और जब साम्यवाद का भय दिखाएंगे तो साउथ एशिया रीजन में वेस्टर्न ब्लॉक जो है अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए हमारी फ्रीडम को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, और हमें हर कीमत पर सहायता देने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो उनको लग रहा था कि अगर हम अपना अलग बनाएंगे तो हमको वेस्टर्न कंट्री से क्या होगा? सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट लिखिए क्या है, इससे क्या होगा? एक तो अपना अस्तित्व हम बचा ले जाएंगे, दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि एक बार हमारी सॉवरेनिटी सिक्योर हो गई ड्यू टू वेस्टर्न इंटरवेंशन, तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे? इंडिया और पाकिस्तान से हम बार्गेन करने में भी क्या हो जाएंगे? सक्षम। कहेंगे कि हम तुमसे अच्छा रिलेशन बनाएंगे भाई, अगर हमारी स्वतंत्रता को तुम बनाए रखो तो तुम्हारे साथ जो संबंध है ना, नदियों का विवाद हो और बाकी चीज़ों का डिस्प्यूट हो, रिसोर्सेज का डिस्प्यूट हो, रेलवे लाइन का डिस्प्यूट हो, या जो भी हो, उसमें हम तुम्हारे साथ मिलजुल कर क्या करेंगे? काम करेंगे। और वो कह रहे थे कि इस बार्गेनिंग के बेस पर दरअसल हम अपने आप को क्या कर लेंगे? सिक्योर कर लेंगे। ये भी एक आइडिया था जो प्रिवेल कर रहा था उस समय 47 के बाद। तो लिखिए इसमें चुनौती, चैलेंजेस क्या थे? आइडिया देना अलग बात है, लोग स्वीकार करें तब तो। चैलेंजेस क्या थे? नंबर 1, कई हिंदू रियासतें थीं जिसके राजा हिंदू थे। लिखिए कई हिंदू प्रिंसली स्टेट थे जो ये सोचते थे, जिनके हिसाब से दे प्रिज्यूम दैट, सोचते थे कि भोपाल के नवाब जिन्ना के एजेंट हैं। जो भोपाल के नवाब हैं वो जिन्ना के एजेंट हैं। यानी जो ये थ्योरी, जो आइडिया फ्लोट किया था, तो उसमें फ्लोट के हिसाब से उनका ये था कि विश्वास नहीं था। और जब हिंदू मुस्लिम में डिवाइड लाइन बहुत गहरी हो तो बहुत से प्रिंसली स्टेट नवाब को संदेह की नजर से देख रहे थे, क्योंकि भोपाल के नवाब की दोस्ती जिन्ना से बहुत ही क्या थी? ज्यादा। तो उनको क्या लग रहा था कि चूंकि ज्यादातर रियासतें भारत में मिलना चाहती हैं, तो जिन्ना नवाब के माध्यम से उनको क्या करना चाहते हैं? इंडिया के अंदर ही ब्लॉक बनवा के क्या चाहते हैं? अलग रखना। तो कई हिंदू रियासतों के मन में यह संदेह बहुत ही क्या था? ज्यादा था। तो वो सपोर्ट करने के लिए, फिर इस मॉडल पर सपोर्ट करने के लिए तैयार शायद नहीं हो रहे। दूसरा देखिए, आपको पता है कि 1945 के बाद जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, विश्व राजनीति थी, के बाद जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, विश्व राजनीति थी, उस विश्व राजनीति में सबसे बड़ी बात क्या थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में? कि एक शीत युद्ध का दौर चल रहा था, एरा ऑफ कोल्ड वॉर। एक शीत युद्ध का दौर था, एरा ऑफ क्या था? कोल्ड वॉर था। कई प्रिंसली स्टेट का कहना था कि शीत युद्ध के दौर में पश्चिमी देश थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे,
वो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बड़ी चुनौती, बिग थ्रेट जो था, बड़ी चुनौती था साम्यवाद, कम्युनिज्म। यानी एक जो परसेप्शन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये था कि अमेरिका और उसमें प्रतिद्वंदता क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी, और साम्यवाद, कम्युनिज्म ना फैले, ये डर क्या था, ज्यादा था। अब दक्षिण एशिया की अगर राजनीति देखें, वो साउथ एशियन पॉलिटिक्स देखें, अगर हम दक्षिण एशिया की राजनीति को देखें, तो दक्षिण एशिया में पश्चिमी देश कभी नहीं चाहेंगे कि वो भारत और पाक से किसी भी तरह की दूरी बनाए, ये वो कभी नहीं चाहे। उनका कहना था कुर्ग के लिए अमेरिका क्या भारत का विरोध करेगा, या कल को वहां बलूचिस्तान में कोई छोटा सा स्टेट हो, उसके चक्कर में क्या अमेरिका पाकिस्तान का विरोध करेगा। उन्होंने कहते हैं आप गलत फहमी है। अमेरिका और ब्रिटेन को भारत और पाकिस्तान की नीड ज्यादा है, और छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट की नीड क्या है, कम है। वो भारत पाकिस्तान जैसे बड़े देश की कीमत पर, क्योंकि अगर वो प्रिंसली स्टेट को सपोर्ट करेंगे तो क्या भारत पाकिस्तान से दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और अगर भारत पाकिस्तान से दूरी बढ़ेगी तो सबसे बड़ा भय इसमें क्या था, फियर क्या था, सबसे बड़ा भय कि भारत पूरी तरह से साम्यवादी गुट में जाने की क्या रखता था, संभावना रखता था। इंडिया में कोल्ड वॉर, साउथ एशियन रीजन में क्या शुरू हो जाता, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती। और ऐसे में डर क्या था कि भारत का रुझान कहीं साम्यवादी ब्लॉक में ना हो जाए। देखिए होगा या नहीं होगा ये तो आगे कोई नहीं जानता, पर जब सिचुएशन होती है तो उसको देखना पड़ता है। तो लोगों का क्या कहना था कि इस मॉडल के सफलता की गुंजाइश बहुत ही क्या है, कम है, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक भी हमारा सपोर्ट किसी भी कीमत पर नहीं करे। तब उनका क्या था कि दूसरा विकल्प, एक तो था विलय कर लें, वहां चुनौती लग रही थी, एक विकल्प क्या था, जॉइंट एक यूनिट बना लें और एक सेपरेट उसकी तरफ काम करना शुरू कर दें। उस पर भी ढेर सारी क्या थी, प्रॉब्लम थी। तो अल्टरनेटिव नंबर 3 देखिए, तीसरा, जो अल्टरनेटिव नंबर 3 था वो थे, देखिए क्या था, कि वो क्या बन जाए, स्वतंत्र देश। हमने बताया था एक ऑप्शन के लिए बेहतर क्या था। पहली बात तो इस मॉडल में छोटी रियासतें शामिल होंगी कि बाहर हो जाएंगी। जो स्मॉल स्टेट से छोटी रियासतें तो इस मॉडल के हिसाब से ही बिल्कुल फिट नहीं होंगी, तो वो तो ये ऑप्शन ही क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी कि भाई इस ऑप्शन पे हमें प्रिंसली स्टेट के ऑप्शन, सेपरेट नेशन के कॉन्सेप्ट पे जाना ही नहीं। ये महत्वाकांक्षा, एम्बिशन किसमें क्रिएट होगा, बड़ी रियासत। ये जो महत्वाकांक्षा है वो किस पे क्रिएट होगा, बड़ी रियासतों में कहीं ना कहीं क्या होगा, क्रिएट होगा। और जब बड़ी रियासतों में क्रिएट होगा तो वहां चुनौती भी बता चुके हैं, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है वहां बड़ी रियासतों में। चाहे हैदराबाद अगर बड़ी रियासत है तो ऐसा थोड़ी कि चैलेंजेस नहीं है। लिखिए ए, चैलेंजेस क्या है, जनमत का विरोध, रेजिस्टेंस ऑफ पीपल, रेजिस्टेंस ऑफ पीपल, जनमत का विरोध। बी, भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव बढ़ने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये होना ही होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिसोर्सेज सब कॉमन होते हैं तो तनाव की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वहां पर अपने को सरवाइव कर पाना, बड़े स्टेट के सामने अपने को सरवाइव कर पाना एक बहुत ही क्या था, कठिन काम था।
पढ़ेंगे आगे टॉपिक हैदराबाद में। हैदराबाद में कासिम रिजवी नाम का एक आदमी था, उसने 1 लाख की सेना बना ली। पटेल ने जब उससे बुलाया बात करने के लिए तो उसने कहा हम क्रांति करवा देंगे, जिहाद करवा देंगे, ये करवा देंगे। पटेल मुस्कुराए, उनको समझ गया ये समझेगा नहीं। वो कह रहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भारतीय सेना घुसी, रात भर में उन्होंने सरेंडर करके भाग गए। तो बड़ी सेनाओं के सामने अपने को सरवाइव कर पाना ये बहुत आसान काम नहीं है। तो जब हैदराबाद जूनागढ़ की आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे, आगे चलकर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा इस तरह की प्रॉब्लम बड़े पैमाने पर क्रिएट होनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अगला लिखिए और क्या प्रॉब्लम है। भौगोलिक बाध्यताएं, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस। भौगोलिक बाध्यताएं, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस। कैसे, ब्रैकेट में लिखिएगा लैंडलॉक। जैसे कई कंट्री क्या हो सकते हैं, लैंडलॉक्ड हो सकते हैं, एटसेट्रा। इस तरह की हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत से क्या होते हैं, हो सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अगला प्रॉब्लम, राइज ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का, साम्यवाद का उदय, और फिर क्या हम रोक पाएंगे कि नहीं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी। लास्ट लिखिए, पश्चिमी देशों के सहयोग पर प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन ऑफ वेस्टर्न सपोर्ट। भाई पश्चिमी देश वेस्टर्न ब्लॉक कम्युनिज्म के नाम पर कितना सहयोग कर पाएंगे इंडिया पाकिस्तान की कीमत पर, यह डर था कि नहीं था, उनके मन में डर था। तो लिखिए इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। 15 अगस्त 1947 तक 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतों का मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया। चाहे इंडिया में हुआ चाहे पाकिस्तान पर हो, जरूर गया। यानी रियासतों ने समझ लिया था कि बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो कुछ बड़ी रियासतों में होप बची थी तीसरे विकल्प पे, थर्ड विकल्प पे, पर बाकी लोगों ने 15 अगस्त तक लगभग सरेंडर कर दिया और मैक्सिमम 99% लोग क्या हो गए, मर्ज हो गए, चाहे इंडिया में मिले हो चाहे किसमें मिले हो, पाकिस्तान। और मैक्सिमम लोग, कहा गया टोकरी में सबसे ज्यादा सेब किसके आए, भारत के। मतलब जो अगर इनको सेब माना गया तो कहा गया सबसे ज्यादा सेब किसके पक्ष में आए। वो पढ़ेंगे, पटेल की भूमिका पढ़ेंगे और वीपी मेनन की भूमिका इसमें बहुत ही क्या थी, महत्वपूर्ण थी। तीसरा स्टेक होल्डर इसमें कौन था, ब्रिटिश राज। तो देखिए जरा, एक स्टेक होल्डर ये भी तो थे, ये भी तो सोच रहे थे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तीसरे स्टेक होल्डर जो थे वो थे ब्रिटिश राज। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, माउंटबेटन जब पढ़ा रहे थे आपको तो भी, और फिर यहां पर देखते हैं 1947, याद कीजिए 20 फरवरी 1947 प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने पार्लियामेंट में बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया ओपनली कि 30 जून 1948 तक वो इंडिया को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो क्लियर था कि अब भारत का छोड़ना बिल्कुल क्या हो चुका है, क्लियर। तो फ्यूचर क्या होगा रियासतों का, ये तो सामने आया था और हमने कहा उसमें ब्रिटिश इंटरेस्ट जो नो डाउट क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ब्रिटिश राज में दो धाराएं थी, आइडियोलॉजी होती है ना, अलग अलग लोग होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, लॉबिंग होती है और अंतिम में फिर पॉलिसी जाकर क्या होती है, बनती है। दो आइडिया थे जो प्रिवेल कर रहे थे। एक था प्लान बाल्कनाइजेशन, बताया था आपको, याद कीजिए, याद है डिकी बर्ड प्लान जब बता रहे थे। प्लान बाल्कनाइजेशन का मतलब है कि डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ो। तो बांटने का मतलब है कि भारत एक या दो भागों में ना बटे, छोटे छोटे कई भागों में क्या हो जाए, बट जाए।
और जब छोटे भागों में बांटना था तो सबसे बेहतर टूल्स उपकरण कौन था? प्रिंसली स्टेट्स। इन्हीं को यूज करना था और इन्हीं को क्या कर देना था? हमको अलग करना था। तो एक मॉडल जो डेवलप हो रहा था वो था प्लान बाल्कनाइजेशन, और एक था यूनाइटेड इंडिया, जिसमें हमने कहा था अभी यह भी क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। एक मॉडल उनके सामने प्रिवेल कर रहा था, एकीकृत भारत को ही छोड़कर जाए, ना कि विभाजित भारत को क्या करके छोड़ के जाए। प्लान बाल्कनाइजेशन के लोग जो समर्थक थे, सपोर्टर थे, वो सपोर्टर क्या आर्गुमेंट्स क्रिएट कर रहे थे? वो आधार क्या दे रहे थे? तर्काधार क्या था? आर्गुमेंट्स उनके क्या थे? क्यों वो कह रहे थे कि भारत को एकीकृत नहीं बल्कि छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए? याद कीजिए, एक यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत जो होगा, एकीकृत भारत होगा, वो भविष्य में, क्योंकि उसके पास विशाल सेना है जो अंग्रेजों द्वारा ट्रेंड है, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई उड़ाई भी क्या कर चुके हैं। तो ये भविष्य में एशियाई राजनीति का केंद्र बन सकता है, एशियन पॉलिटिक्स का क्या बन सकता है? केंद्र। जो विचारधारा प्लान बाल्कनाइजेशन की बात कर रही थी, उसका क्या मानना था कि अगर हम यूनाइटेड इंडिया छोड़ के जाते हैं तो ये विश्व एशियाई राजनीति का ये क्या हो सकता है? पावर सेंटर बनकर क्या हो जाए? उभर कर आए। और उसमें आपको याद होगा, हम लोग पढ़ रहे थे कि 1945 में चाइना पावर सेंटर था, और चाइना में चियांग काई शेक की सरकार थी, जो उस समय अमेरिकी गुट का क्या था? मेंबर था। वहां तो 1949 में रेवोल्यूशन हुआ और माओ से तुंग आया, तो वहां से अमेरिका और चाइना के बीच की दूरियां क्या हो गई? बढ़ गई। अब संभावना क्या थी? भारत एक नया पावर सेंटर इमर्ज होकर क्या हो जाए? आ जाए। अगर भारत नया पावर सेंटर बनकर आता है तो क्या यहां ब्रिटिश हित जो हम लोगों ने बात की थी, जो इंटरेस्ट थे, वो सुरक्षित रह पाएंगे? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इन्वेस्टमेंट हो उनका, उनके अपने जो और इंटरेस्ट हो किसी तरीके से, क्या रह पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या इस पर पश्चिमी देशों का प्रभाव रहेगा? इन्फ्लुएंस रह सकता है? अगर एक ताकतवर आदमी आए तो क्या उस पर पश्चिमी देशों का प्रभाव रह सकता है? बहुत मुश्किल था कि वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज अपना प्रभाव जमा ले। क्या वहां पर न्यू कॉलोनिज्म, जो हमने कहा था कि एमएनसीज के थ्रू, याद कीजिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कहा था कि उपनिवेशवाद चाहते थे कि भारत में मल्टीनेशनल कंपनियां घुसें और इंडियन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें विदाउट पॉलिटिकल कंट्रोल। ये जो नया मॉडल डेवलप हो रहा था, अगर एक पावर सेंटर इंडिया बनता तो क्या इंडियन पॉलिसी इतनी कमजोर होती कि अमेरिका और ब्रिटेन या बाकी कोई देश भारत का शोषण कर पाते? मुश्किल था। तो पहला विकल्प क्या कहा गया कि अगर भारत को यूनाइटेड छोड़ के जाओगे तो ये फ्यूचर के ब्रिटिश हितों के लिए या वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर छोटे राष्ट्र होंगे ढेर सारे तो क्या होगा? क्या विकल्प होगा? अगर स्मॉल नेशन बना लें, 10, 15, 20 जो भी बना लें स्मॉल नेशन, तो क्या होगा? वो कह रहे थे अगर स्मॉल नेशन होंगे तो अल्टरनेटिव देखिए क्या है। एक तो वो संप्रभुता की, सॉवरेनिटी की मांग नहीं करेंगे। याद कीजिए हमने कहा था जब पढ़ा रहे थे आपको माउंटबेटन चाह रहे थे कि ये डोमिनियन स्टेट्स बने और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर में क्या हो रहे, तभी ब्रिटेन का इंटरवेंशन या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन पर क्या होगा? रहेगा। यूनाइटेड इंडिया हो सकता है मना कर देता, पर अगर स्मॉल नेशन होंगे तो ये सॉवरेनिटी की डिमांड नहीं करेंगे। इनके साथ कौन सी बात की जाएगी? कौन सी बात की जाएगी? डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब बता चुके हैं, सॉवरेनिटी नहीं है। भले ही ऑस्ट्रेलिया कनाडा वाली स्थिति हो कि बहुत ज्यादा स्वायत्तता हो, ऑटोनॉमी तो है, बट सॉवरेनिटी की बात वहां पर नहीं है। एक इंटेंसिटी कहीं ना कहीं लीगल रैशनल किसी ना किसी रूप में क्या रहेगी? तो एक तो डोमिनियन की बात होगी, और फिर इन्हें
ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के माध्यम से जोड़ना, हमने कहा था क्या हो जाएगा, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के माध्यम से इन्हें जोड़े रखना बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान। एक यूनाइटेड इंडिया में हमने कहा था इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, छोटे देश रहेंगे तो ये सैन्य, मिलिट्रली और आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली, ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन पर निर्भर होंगे, डिपेंडेंट होंगे। आप बताइए, अगर इंडिया को 17 भागों में बांटने का प्लान दे रहे हैं, 20 भागों में, तो उनके बीच में प्रॉब्लम तो होने ही, कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही है, स्ट्रगल। से इंडिया पाकिस्तान बना तभी स्ट्रगल शुरू हो गया। तो अगर 18-20 बन जाते तो स्ट्रगल क्या हो जाता, बढ़ जाता। और अगर स्ट्रगल बढ़ जाता तो इनका ट्रेडिशनल पार्टनर कौन है, ब्रिटेन, उनके साथ मिलिट्री, इकोनॉमिकली इनकी डिपेंडेंसी क्या होती, बढ़ती। और अगर बढ़ती तो पश्चिमी देशों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस कम होता कि बढ़ जाता, बढ़ जाता। यहां साम्यवाद और यूएसएसआर का प्रभाव क्या हो जाता, क्या हो जाता, कम हो जाता। वो कहीं भी साम्यवाद को रोकने के नाम पर क्या कर सकते थे, हस्तक्षेप कर सकते थे, अपनी सेना भेज सकते थे। जैसा कि आपको याद होगा 1950 में ही कोरिया के मैटर पे अमेरिका ने अपनी सेना क्या कर दी, भेज दी। और क्या आधार दिया कि भाई हम साम्यवाद से अपने को क्या करना चाहते हैं, मित्रों को बचाना चाहते हैं। तो एक बेस मिल जाता ना कि हम साम्यवाद के नाम पर किसी के मामले में क्या कर दें, हस्तक्षेप कर दें। यूनाइटेड इंडिया में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो तर्क क्या दिया जा रहा था, डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ो। और इसमें सबसे बेहतर टूल्स जो हो सकते थे, कौन हो सकते थे, प्रिंसली स्टेट। उनको थोड़ा प्रमोट करना था, भड़काना था, कहना था हाँ भाई ब्रिटिश पैरामाउंटेसी खत्म हो गई, अब हमारा कोई तुम पर अधिकार नहीं है और तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो चाहो निर्णय लो। तो कुछ लोग जो बड़े स्टेट थे उनकी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती, बढ़ जाती। याद कीजिए, हम लोग माउंटबेटन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था जो 16 मई का प्लान था, जिसको इसमें और माई विली ने, याद कीजिए 3 लोग थे जिनको डिकी बर्ड कहा गया, छोड़ के भाग जाते हैं जो पक्षी होते हैं, और उनको नाम इसी तरह दिया गया। इन लोगों ने 16 मई 1947 का प्लान किया, जो प्लान बाल्कनाइजेशन पर ही पूरी तरह से क्या था, आधारित, जिसमें क्या कहा गया था, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी खत्म हो गई है, ब्रिटिश का राज खत्म हुआ तो सभी रियासतें पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यानी अभी इंडिया पाकिस्तान बाद में बनेंगे, पहले रियासतें स्वतंत्र होंगी, और जब रियासतें स्वतंत्र हो जाएंगी तो वो इंडिया पाकिस्तान से क्या रिलेशन बनाएंगी, उन पर ऊपर क्या होगा, निर्भर होगा। हमने कहा था नेहरू जैसे लोगों ने इसका जबरदस्त तरीके से क्या किया, विरोध किया। तो ये ऑप्शन ये भी था जो लोगों ब्रिटिश राज के सामने था। दूसरा ऑप्शन था यूनाइटेड इंडिया, यानी भारत को बांटो नहीं, वरना हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो लिखिए उनका तर्क क्या था। भाई उनका भी एक लॉजिक होगा, जो कह रहे थे अंतिम में निर्णय क्या लेंगे वो अलग बात है, पर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता हो सकता है, उन्होंने क्या किया हो, निकाला हो। तो जो लोग कह रहे थे यूनाइटेड इंडिया या इंडिया एंड पाक, विकल्प में रियासतों का मुद्दा नहीं रखा उन्होंने। हो सके तो यूनाइटेड इंडिया रखो, और नहीं यूनाइटेड इंडिया रखो तो डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड क्या होना चाहिए, पाकिस्तान। उसमें कोई थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ वाला बाल्कनाइजेशन का प्लान नहीं होना चाहिए। वो क्यों कह रहे थे, एक तो उनका पॉइंट ये था कि रियासतें जितनी भी हैं इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गई। जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं 47 तक आते आते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब स्थिति में। क्यों, कई जगह जन आंदोलन, पीपल्स मूवमेंट चल रहे थे। वही प्रजामंडल, जिसको आपने क्या नाम पढ़ा था हिस्ट्री में, प्रजामंडल आंदोलन, जो कई प्रिंसली स्टेट में चल रहे थे कि हमको लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, चुनाव चाहिए, ये सब बातें कर रहे थे। कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स शुरू हो गए थे। जो
इंडिया पाकिस्तान के मैटर में हमने कहा था कलाम साहब की बात कि दिलों में दरार तो पड़नी ही थी, तो उसका इंपैक्ट क्या बगल के राज्य में कहीं नहीं होता, वहां भी पड़ता, वहां भी दंगे कहीं ना कहीं क्या हो गए, शुरू हो गए। और तीसरा, साम्यवाद ने क्रांति की बात करनी कर दी, किसानों मजदूरों की कई जगह इकट्ठा किया, और याद कीजिए तेभागा और भागा आंदोलन और जगहों पे शुरू हुए, तो इन जगहों पर भी उसका इंपैक्ट पड़ना क्या हो गया था, शुरू हुआ। और आपको पता है साम्यवाद तो हिंसक क्रांति पर ही क्या है, आधारित है। और सबसे बड़ा डर क्या था कि इसी तरह की क्रांति से 1949 तक आते आते आपको पता है कि चीन में क्रांति भी पूरी तरह क्या हो गई, सफल हो गई। तो चीन में क्रांति 49 में अचानक थोड़ी सफल हुई, उसका बैकग्राउंड पहले से बनना क्या हो गया था, शुरू हो गया। तब कुल मिलाकर बना तो चीन में क्रांति बाद में सफल, पर प्रोसेस जो था सिविल वॉर वाली, वो 48 तक आते आते दिखनी क्या हो गई थी, शुरू हो गई। तो लग क्या रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिफरेंट रीजन के कारण बहुत ही ज्यादा क्या है, खराब है। अब इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में वो कह रहे थे कि क्या अगर पश्चिमी देश हस्तक्षेप करेंगे, इंटरवीन करेंगे, तो इसे नियंत्रित कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्या ब्रिटेन अपनी इतनी सेना भेज सकता था? क्या उस समय ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन थी, इतनी परमिशन थी कि वो इस छोटे छोटे मामलों को निपटाने के लिए ही बड़ी सेना भेजे और उस सेना के अपने खर्चे पर उस पर साम्यवाद को और बाकी चीजों को रोकने की क्या करे, कोशिश करे? कहा गया ये मैटर बड़ा ही क्या था, डिफिकल्ट था। अगर हम प्लान बाल्कनाइजेशन करते हैं तो प्रिंसली स्टेट को कंट्रोल कर पाना अपने आप में बड़ा ही, उस समय की जो चल रही थी सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटीज, याद कीजिए हमने कहा था जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया तब से सिचुएशन लगातार वर्स्ट कंडीशन में क्या होने लगी थी, पहुंचने लगी थी। दूसरा पॉइंट देखिए और क्या डर था उनको, वो जान रहे थे कि अगर रियासतों की मदद की तो भारत और पाक से दूरी क्या हो जाएगी, दोनों से दूरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई दोनों से संबंध तो क्या होने थे, 100% खराब होने थे। अगर हैदराबाद को बचाने के लिए ब्रिटिश सेना आ जाती, जब भारत की सेना घुसी तो एक कंडीशन यही तो होता कि हैदराबाद को बचाने के लिए ट्रूपर्स अमेरिका अमेरिका के आ जाते, तो उस हस्तक्षेप का रिजल्ट क्या होता, क्या होता, हैदराबाद बच सकता था, पर भारत से पाकिस्तान अमेरिका की दूरी क्या हो जाती, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर भारत पाकिस्तान से दूरी बढ़ जाती तो फिर यूएसएसआर की पोजीशन साउथ एशिया में क्या होती, ये तय कर पाना बड़ा ही क्या था, मुश्किल था। टफ कंडीशन थी कि ऐसी कंडीशन में फिर यूएसएसआर की स्थिति क्या होगी, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये बड़ा ही क्या था, मुश्किल। तो बेहतर विकल्प क्या था, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऐसे में बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था। रियासतों को प्रोत्साहित किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए या मोटिवेट किया जाए, रियासतों को प्रोत्साहित किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए कि वो भारत या पाकिस्तान में किसी में विलय कर ले, मर्ज कर ले अपने आप को। जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों को, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ब्रिटेन का परंपरागत सहयोगी बनाए रखा जाए, ट्रेडिशनल पार्टनर के रूप में उन्हें बनाए रखा जाए, मेंटेन रखा जाए। बनाए रखा जाए। और अपनी भूमिका
अपनी भूमिका एक ऑनेस्ट ब्रोकर के रूप में, ईमानदार मध्यस्थ के रूप में, बड़ा रोल होता है कि हम दिखाएं कि हम ऑनेस्ट ब्रोकर हैं, ईमानदार मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत की जाए। ऑनेस्ट ब्रोकर किसके किसके बीच में? ए, भारत पाक वर्सेस रियासतों के बीच में, ऐसा लगे कि रियासतों को लगे कि भाई उनको भी वो सिक्योर कर रहे हैं, और भारत पाकिस्तान को लगे कि भाई उनको भी क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। और एक दूसरा बी, भारत और पाकिस्तान के बीच में, दोनों को लगे भाई सेब जिसके पक्ष में था उसके पक्ष में चला गया। अब ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई बेईमानी की हो या वो की हो, अपनी इमेज को क्या कर सकें, सॉफ्टली क्रिएट कर सकें, एक ऑनेस्ट ब्रोकर के रूप में क्या कर सकें, कर सकें। तो याद कीजिए, हमने कहा था जब माउंटबेटन पढ़ा रहे थे आपको, 3 जून का प्लान 1947 का इसी मॉडल पर क्या था, आधारित था। मे प्लान को रिजेक्ट किया गया, प्लान बाल्कनाइजेशन को, डिकी बेल्ट प्लान को, और दूसरा प्लान रखा गया जो 3 जून वाला जो हुआ, जिस पर जिन्ना भी राजी हो गए, किसी भी तरीके से हुए हों, नेहरू भी राजी थे, पटेल भी राजी थे, सिखों की तरफ से बलदेव सिंह थे वो भी राजी थे, हर, और अंतिम में हमने कहा था गांधी जी को भी इन किन प्रकार हम लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया। तो ये स्थिति थी देसी रियासतों के एकीकरण को लेकर, जिस पर हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि विभाजन की दोषी कांग्रेस थी? द कांग्रेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। विभाजन की दोषी कांग्रेस थी, क्वेश्चन मार्क।